तो आज हम लोग फिर से आई एम दी फेटेड विलेन के पार्ट 9 को एक्सप्लेन करेंगे। तो हमने पिछले एपिसोड में देखा कि गुचेंग ने वैंग को मार ही दिया था, लेकिन हाओ बीच में उंगली कर रहा था और उसका लेवल गुचेंग से ज्यादा था। तो फिर गुचेंग वहाँ पे सुप्रीम वेपन को बाहर निकाल लेता है, जिसको देख के हाओ की हवा टाइट हो जाती है और वो हार मान लेता है। इसके बाद गुचेंग वैंग को वहीं पे मार देता है। अब अगला सीन अगली सुबह का होता है। हम लोग देखते हैं कि हाओ के फादर उससे कहते हैं कि मुझे नहीं पता था कि गुचेंग भेड़ की खाल में भेड़िया है, मुझे तो वो नादान लग रहा था, लेकिन तुम उससे ज्यादा शक्तिशाली हो तो हमें कोई चिंता नहीं है। वहीं पे सुकिंग मन के अंदर सोचती है कि तुम्हें पता भी नहीं है कि गुचेंग किस खेत की मूली है। अब इसके बाद वो उन लोगों से माफी मांगती है, क्योंकि अगर वो आधी रात को बाहर न जाती तो ये सब कुछ न होता। हालांकि हाउ उससे कहता है कि इसमें उसकी कोई भी गलती नहीं है, लेकिन वो सुकिंग से ये जरूर पूछता है कि जो दूसरी लड़की जो तुम्हारी तरह ही दिख रही थी उससे तुम्हारा क्या लेना देना है। तो सुकिंग बता देती है कि उसे भी नहीं पता है, शायद उसकी बहन हो सकती है, क्योंकि उसकी मदर कुछ टाइम के लिए लोअर रियलम पे गई हुई थी। अब उसी टाइम पे वहाँ पे एक सर्वेंट आता है जो कि उन लोगों को बताता है कि लेडी वैन यहाँ पे हाउ से मिलने के लिए आ रही हैं। वहीं पे वैन हाउ के बचपन का प्यार है। अब इसके बाद हम लोग वैन को देखते हैं और इसकी शक्ल से तुम्हें अंदाजा लग गया होगा कि टियानजुन, वोया और जियान की तरह ये भी उन्हीं लोगों में से एक है। इसीलिए जैसे ही मैदान में आती है वैसे ही गुचेंग के पास नोटिफिकेशन आ जाता है कि आखिरी किस्मत वाला आ चुका है। अब इसके बाद गुचेंग किंग जुआन से पूछता है कि वो लड़की कौन थी जो तुम्हारी तरह दिख रही थी, जिसपे कियांगजुन भी आगे से यही बहाना देती है कि ये उसकी छोटी बहन हो सकती है, जिससे वो पहले कभी भी नहीं मिली होगी। शायद जब उसकी मदर को अपर रियलम में वापस ले जाया जा रहा होगा तब वो प्रेग्नेंट होंगी। गुचेंग उससे कहता है जाओ और जाके उसे मिल क्यों नहीं लेती हो, लेकिन किंग जुआन जाने से मना कर देती है, ये कहते हुए कि उसके बड़े भाई का आपसे लेना देना हो चुका है और आप उसे माफ नहीं करेंगे। गुचेंग उससे कहता है कि जाओ और जाके मिल लो, लड़ाई मेरी और उसकी हुई है ना कि तुम्हारी। किंग जुआन अभी भी नाटक कर रहे थे, लेकिन गुचेंग जानबूझ के उसे अपनी मैजिक की मदद से अपने पास घसीट लेता है और उसे अपनी गोद में बैठा लेता है। अंदाजा लग गया होगा कि ये क्या करने वाला है। वहीं पे किंग जुआन काफी ज्यादा हैरान होती है, क्योंकि उसे सुकिंग ने बताया ही नहीं था कि गुचेंग इस तरह की भी हरकतें करेगा। अब इसी चक्कर में उसके पास कोई जवाब नहीं था, तो वो पानी को बहने देती है और जो होना था वो हो जाता है। अब इसके बाद हम लोग हाओ और वैन को देखते हैं और इन दोनों की ही सेटिंग हो रखी थी। बेसिकली ये दोनों अब शादी करना चाहते थे, लेकिन हाओ भी नहीं मान रहा था, क्योंकि वैन का फैमिली बैकग्राउंड काफी ज्यादा बड़ा है। इसीलिए जब तक हाओ सुप्रीम रियलम को अचीव नहीं कर लेता है और साथ ही में हेवन केव को लीड नहीं करने लगता है, तब तक वो कुछ भी नहीं करेगा। वैन भी इस बात को काफी अच्छे से जानती थी, इसीलिए वो इंतजार करने के लिए मान जाती है, क्योंकि उसे भी पता था कि जब तक हाओ काफी अच्छी पोजीशन पे नहीं पहुंच जाता है तब तक उसके घर वाले नहीं मानेंगे। अब इसके बाद हम लोग किंग जुआन और सुकिंग को देखते हैं, जहाँ पे सुकिंग अपनी मदर से मिलने के लिए जाने वाली थी। किंग जुआन उसे बता देती है कि उसकी फैमिली उसे अच्छे से ट्रीट नहीं करती है, वहाँ पे सावधान रखना। सुकिंग जाने से पहले उसे पूछती है कहीं मास्टर ने तुम्हारे ऊपर शक तो नहीं किया, इस पे किंग जुआन आगे से बताती है शक तो नहीं किया। इसके बाद वो उसके कान में जाके उसे बता देती है कि उन दोनों ने गुचम गुचाई कर ली है। बेशक इसे सुकिंग को काफी बड़ा झटका लगता है और वो पीछे खिसक जाती है और उसे यकीन ही नहीं हो रहा था। इस पे किंग जुआन आगे से कहती है कि उसे ये करना पड़ा, वो ना चाहते हुए भी ये कर दी। सुकिंग समझदार थी, उसे अच्छे से पता था कि इसमें किंग जुआन की कोई भी गलती नहीं है और वो अपने मन के अंदर सोचती है कि मास्टर उसे इस तरीके से ट्रीट कैसे कर सकते हैं। वहीं पे ट्विन सोल बाहर निकलती है और उसका मजाक उड़ाने लगती है, ये कहते हुए कि उसने तुम्हें दोबारा रिजेक्ट कर दिया। अब इसके बाद हम लोग देखते हैं कि गुचेंग यूमी के क्लैन में आया हुआ था, जहाँ पे वो आराम से चाय पी रहा था और यूमी उसका बताया हुआ काम कर रही थी, लेकिन यूमी को कोई भी इन्फॉर्मेशन नहीं मिलती है। तो गुचेंग से कहता है कि ज्यादा जांच पड़ताल करने की जरूरत नहीं है, उसे पहले से ही पता है कि हाउ की मदद कौन कर रहा है और उसका अलायंस ऑफ 1000 मर्चेंट इस बारे में कुछ भी नहीं जानता है। किसी ने उसके बारे में जो भी इन्फॉर्मेशन है उसे छुपा ली है। इस पे यूमी आगे से कहती है कि उसके होते हुए उसके अलायंस के अंदर ऐसा कोई भी बंदा नहीं है जो गुचेंग के खिलाफ जा सके, लेकिन गुचेंग उसे बताता है कि उसके स्पाई से ये पता चला है कि हाउ की एक बचपन की दिलरुबा है जिसका नाम वैन है और वो तुम्हारे अलायंस से जुड़ी हुई है, तुम उसके बारे में कितना कुछ जानती हो। तो फिर यूमी गुचेंग को अलायंस के बारे में बताने लगती है कि वैन का अलायंस के अंदर काफी बड़ा हिस्सा है, क्योंकि उसके ग्रैंडफादर काफी टाइम से यहाँ पे काम करते हुए आए थे और वो भी कुछ कम नहीं है, वो भी काफी ज्यादा समझदार है। बिजनेस के मामले में वो बहुत ज्यादा चालाक है, लेकिन उसका एक छोटा भाई है जो कि बिगड़ा हुआ है और वो काफी ज्यादा हरामी किस्म का है, हम उसे शुरुआत कर सकते हैं। गुचेंग कहता है कि चाय अच्छी बनाई है तुमने। यूमी उसे कहती है कि जब चाहे तब आओ, बना के पिलाऊंगी। अब इसके बाद हम लोग वैन के छोटे भाई को देखते हैं, जिसका नाम टिंग टियान नाम था। अब ये है वाइट हरकी, वो भी एक नंबर था। इसने कसम खा रखी है कि ये हर एक नस्ल की लड़की के साथ सोएगा। हालांकि इसकी बाउंटी अभी तक इंसानों के पार नहीं गई है। बाकी ये सपने स्पिरिट रेस, डीमन रेस, यहाँ तक कि यूमी की क्लैन वाली फॉक्स रेस के बारे में भी सोचता है। उसी टाइम पे एक औरत भागते हुए उसके पास आती है और उसे बताती है कि उन्हें 9 टेल्ड फॉक्स क्लैन की एक लड़की मिली है। ये बात सुन के टियान काफी ज्यादा खुश हो जाता है और
भागते हुए अंदर चला जाता है। अब इसके बाद वो कमरे के अंदर जाता है तो फिर वहाँ पे सच में नाइन टेल फॉक्स क्लैन की एक लड़की पड़ी हुई थी। अब ये उसको देख के काफी ज्यादा खुश होता है और कपड़े उतार के कूदने ही जा रहा था कि उसी टाइम पे वहाँ पे यूमी वाइल्ड कॉल एंट्री मारती है। वहाँ पे यूमी ने ये पूरी जगह खरीद रखी थी, यानी कि सब कुछ प्री प्लान्ड था। इसे टियान हैरान होता है कि यहाँ पे चल क्या रहा है। इसके बाद वो लड़की भी अपने मुंह से टॉवल फेंकती है, यानी कि ये भी तैयार थी, और वो आगे से रोते हुए कहती है कि इसने मुझे जबरदस्ती यहाँ पे पकड़ा रखा था और ये मेरे साथ जबरदस्ती करने वाला था। इस पे यूमी आगे से अपने हाथों में एनर्जी रिलीज करते हुए कहती है, तुम्हारी हिम्मत कैसे हुई मेरी मेड को छूने की, जो कि मेरी फैमिली का हिस्सा है। इसे टियान को समझ में आ जाता है कि उसका लंबा वाला कट चुका है। अब इसके बाद वो लोग टियान को अरेस्ट कर लेते हैं तो वो आगे से चिल्लाते हुए कहता है कि मेरा इसे कोई लेना देना नहीं है, अगर तुम्हें बात करनी है तो मेरी बहन और ग्रैंडफादर से जाके निपटो। इस पे यूमी उसे कहती है कि तुमने जो कांड किया है तुम उसे अब मना कर रहे हो, तुम्हें रंगे हाथों पकड़ा गया है। वहीं पे गोचंग नमक छिड़कते हुए कहता है कि यूमी ये तो तुम्हारी बेइज्जती कर रहा है, इसने सबसे पहले तुम्हारी मेड के ऊपर हाथ डाला, अब ये तुम्हारी बेइज्जती कर रहा है। इस पे टियान गोचंग के ऊपर चिल्लाते हुए कहता है कि मैं ऐसा वैसा कुछ भी नहीं कर रहा हूँ और तुम ये सब कुछ फंसा रहे हो। इस पे गोचंग आगे से कहता है कि तुम्हारा गुस्सा कुछ ज्यादा ही आगे बढ़ चुका है, वैसे मेरे पास कुछ कमाल की चीजें हैं जो ना समझ इंसान को भी चीजें समझाने के लायक बना सकती हैं। लेकिन वो अभी भी बड़बड़ाया जा रहा था कि मैं ही अपनी फैमिली का आखिरी वंशज हूँ, अगर तुम मेरे साथ करते हो तो तुम्हारा बुरा होगा। और उसी टाइम पे उसके नुन्नू के पास एक कैंची आके गिरती है और इसकी साइज देख के साफ पता चल रहा है कि ये केले काटने के लिए ही बनी है। उस कैंची को देख के टियान की बोलती बंद हो जाती है और उसे सब कुछ समझ में आ जाता है कि बोला तो जिंदगी भर किसी भी लड़की को छू नहीं पाएगा। अब इसके बाद वो लोग टियान को वहाँ से सीधा जेल के अंदर भिजवा देते हैं, क्योंकि इससे जो कुछ चाहिए था वो लोग निकलवा चुके थे। अब उसके जाने के बाद गोचंग यूमी से पूछता है क्या तुम अकेडमी नहीं जाओगी। इस पे यूमी बताती है कि उसकी स्ट्रेंथ पहले ही काफी है, इसीलिए वो अकेडमी जाने की जगह पे यहाँ पे गोचंग की मदद करेगी। तो फिर गोचंग यूमी से पूछता है कि आगे का क्या प्लान है। तो यूमी बताती है कि ये भले ही बेवकूफ हो लेकिन इसकी बहन नहीं है, वो पक्का इसके ऊपर भरोसा नहीं करेगी। इस पे गोचंग आगे से कहता है कि वो करे या ना करे, हमारे पास दूसरे तरीके हैं लोगों से बातें मनवाने के। इसके बाद गोचंग यूमी का हाथ पकड़ता है और उसे कहता है काम करने से पहले चलो चल के थोड़ी देर बाहर घूम लेते हैं। इसके लिए यूमी मुस्कुराते हुए मान जाती है। अब इसके बाद हम लोग वैन को देखते हैं जो कि अपने कमरे में बैठ के अपना काम कर रही थी। उसी टाइम पे उसकी सर्वेंट वहाँ पे भागते हुए आती है और उसे बताती है कि उसके बड़े भाई को नाइन टेल फॉक्स वाले पकड़ के लेके गए हैं, क्योंकि वो उनकी मेट के साथ अय्यासी करने वाला था और लगे हाथों उसने जो कांड किया है उसे एक्सेप्ट भी कर लिया है। अब इसे वैन काफी ज्यादा हैरान होती है, क्योंकि उसे अच्छे से पता है कि उसका भाई भले ही गधा है लेकिन इतना भी नहीं कि वो डायरेक्ट किसी गलत जगह पे हाथ डाल दे। खैर अब उसके ग्रैंडफादर यहाँ पे कुछ भी नहीं करने वाले थे, क्योंकि इससे उनकी फैमिली की रेपुटेशन पे आंच आ सकती थी, इसीलिए वैन को अब खुद ही ये मामला समझाना पड़ेगा। वही भी उसकी सर्वेंट कहती है कि यूमी और आपका हमेशा 36 से आंकड़ा रहा है, कहीं वो आपके साथ कुछ करे नहीं। इस पे वैन आगे से कहती है कि अगर वो ताकत के मामले में मुझसे लड़ना चाहे तो फिर नामुमकिन है, लेकिन अगर पहले से ही वहाँ पे जाल बिछाया हो तो ये परेशानी हो सकती है। खैर बाकी वो अपने गार्ड्स को वहाँ पे बोल देती है तैनात होने के लिए। अब इसके बाद हम लोग उस क्राइसिस को देखते हैं जैसे वर्मिलियन बट थोड़ा सा डिस्ट्रॉय हो सकता है। अब ये क्राइसिस वही तरह था जैसे एकेडमी के अंदर पॉइंट्स को इकट्ठा करने थे, क्रीचर आएंगे और उनके एम्पायर को डिस्ट्रॉय कर सकते हैं और इन लोगों को उन्हीं क्रीचर्स को रोकना था। वहीं पे हाउ इन लोगों के साथ आया हुआ था और वो अकेले ही सभी क्रीचर्स को मारे दे रहा था। वहीं पे चोचो को पता लग जाता है कि हाउ ने गोचेंग के साथ पंगा ले लिया है और उसका अंत बिल्कुल भी अच्छा नहीं होने वाला है, तो चोचो को हाउ के ऊपर दया आ रही थी। वहीं पे हम लोग हाउ को देखते हैं और इसकी दाहिनी आंख काफी ज्यादा फड़क रही थी और अब यहीं से भाई का प्यार उससे दूर जाने वाला है। अब इसके बाद वैन यूमी से जाके मिलती है और वो डायरेक्ट उसे कहती है कि तुमने मेरे भाई को फंसा लिया है, ये तो मुझे पक्का यकीन है, अब बताओ तुम्हें क्या चाहिए। इस पे यूमी डायरेक्ट पॉइंट पे आती है और उसे कहती है तुम्हारे अलायंस के अंदर जो तुम 90% सिटीज को कंट्रोल करती हो वो सभी मुझे चाहिए। इस पे वैन उससे कहती है कुछ ज्यादा लालची नहीं हो रही हो। यूमी कहती है भाई को बचाना है या नहीं, तो फिर वैन को वहाँ पे अपना सर झुकाना ही पड़ता है और वो डील के लिए मान जाती है। लेकिन यूमी डील फाइनल करने से पहले वैन से कहती है कि सबसे पहले एक बंदे से मिल लो जो तुम्हारा इंतजार कर रहा है। इसके बाद वैन दरवाजे की तरफ देखती है तो गोचंग दरवाजे तो थोड़ी नहीं आता है, वो डायरेक्ट टेलीपोर्ट होता है। वहीं पे वैन गोचंग को देख के तुरंत सतर्क हो जाती है और पीछे हट के कहती है कि तुम यहाँ पे क्या कर रहे हो। वहीं पे गोचंग बड़े प्यार से उसे कहता है कि जो तलिस्मन तुमने हाथों में पहन रखा है उसे चुपचाप नीचे उतार दो, अगर अपने भाई की जिंदगी जाते हुए नहीं देखना चाहती हो। लेकिन वैन गोचंग से पूछती है कि तुम यहाँ पे क्या कर रहे हो, तुम्हें तो क्राइसिस को संभालना चाहिए था। गोचंग उसे कहता है कि तुम्हें क्या फर्क पड़ता है, तुम बस इतना जान लो आज तुम्हें कोई भी यहाँ पे बचा नहीं सकता है। इस पे वैन गोचंग से कहती है कि अच्छा तुम्हें इन सभी चीजों के पीछे थे। गोचंग आगे से कहता है कि चूहाओं ने मुझे उंगली की, बेशक मैं उसके बारे में पूरी जन्म कुंडली बाहर निकालूंगा ना, तो बेशक उसके प्यार के बारे में मुझे पता चलेगा ही ना। अब इसके बाद गोचंग अपने पास से बाटली बाहर निकालता है और वैन उसे देख के डर जाती है और उसे कहती है कि मेरी
मेरी पूरी फैमिली मेरे पीछे खड़ी है और उन्हें पता है कि मैं यहाँ पे किस काम से आई हूँ। लेकिन गुचेंग उसके पीछे जाता है और कहता है कि तुम डरी हुई हो, लेकिन इसके बावजूद तुम फैमिली का सहारा लेके मुझे डराने की कोशिश कर रही हो। तुम्हारी फैमिली के अंदर ऐसी क्या बात है जो मैं डर जाऊंगा। वैन जल्दी से तलिस्मन का इस्तेमाल करते हुए गुचेंग के ऊपर अटैक करती है, लेकिन गुचेंग को इसके ऊपर कोई असर नहीं होता है और वो एक ही बार में उसके तलिस्मन को डिस्ट्रॉय कर देता है और उसे कहता है कि हम दोनों का एक दूसरे से कोई भी लड़ाई दंगा नहीं है, लेकिन इसके बावजूद तुम चूहाओं के साथ मिलके मेरे खिलाफ काम कर रही हो तो बेशक मुझे गुस्सा आएगा ही। इसके बाद यूमी आगे बढ़ती है जो कि अपनी पूंछों को टेंटिकल की तरह इस्तेमाल करती है और उसके दोनों हाथ पैरों को पकड़ के उसे टेबल के ऊपर दे मारती है। अब गुचेंग उसे कहता है बाबू जल्दी से सी ऑफ कॉन्सिनेंस खोलो और मुझे तुम्हारे ऊपर स्लेव मार्क लगाने दो, जिसके बाद मैं तुम दोनों भाई बहनों को आराम से जाने दूंगा। बेशक वैन इसके लिए मना करती है, ये कहते हुए कि मर भी जाऊंगी तब भी मैं तुम्हें खुद को कंट्रोल करने नहीं दूंगी। गुचेंग उसे कहता है ठीक है, जिसके बाद वो उसे ऐसी धमकी देता है कि वैन ने कभी सोचा भी नहीं होगा। वो वैन से कहता है कि मैं तुम्हारे भाई को कंट्रोल करूंगा, उसे उसकी फैमिली में वापस भेज दूंगा और मैं उसकी मदद करूंगा जिससे वो टैंग फैमिली का लीडर बन जाएगा। इसके बाद एक दिन मैं उसे मजबूर करूंगा जब सभी लोग पूरी फैमिली के साथ मिलकर सेलिब्रेट कर रहे होंगे, तब वो अपने पेरेंट्स को मार देगा, तुम्हारे ग्रैंडफादर को और फैमिली के हर एक मेंबर को। जिससे वैन को समझ में आ जाता है कि गुचेंग कोई दूध पीता बच्चा नहीं है, उसके पास A to Z तक सारे प्लान हैं। गुचेंग उसे कहता है कि अगर तुम खुद को मार लेती हो तो मार लो, लेकिन तुम्हारी फैमिली को डिस्ट्रॉय करने के लिए यहाँ पे कई सारे रास्ते हैं और तुम्हारे मरने के बाद तुम्हारी पूरी फैमिली तुम्हें जल्दी ही ज्वाइन करेगी। सोच लो, जिंदा रहना है कि मरना है, तुम्हारे पास बहुत ज्यादा टाइम है। तो फिर वैन वहाँ पे गुचेंग की कंडीशन को मान जाती है, लेकिन एक शर्त पे कि उसे ये दाव हार्ट की कसम खानी पड़ेगी कि वो चूहाओं को कुछ भी नहीं करेगा और वो हाउ से माफी मांगती है कि उसे मजबूर किया जा रहा है, लेकिन उसे ये करना ही पड़ेगा। भाई इसने जितनी ज्यादा कसमें खाई हैं, अगर वो सच हो गई तो ये पक्का एक झटके में मारा जाएगा। खैर गुचेंग को घंटा फर्क नहीं पड़ता था दाव हार्ट से। इसके बाद वो कसम खाता है और उसके ऊपर स्लेव मार्क लगा देता है और साथ ही में चूहाओं से कहता है कि रेडी हो जा, मैं तेरे लिए बड़ा सरप्राइज लेके आ रहा हूँ। अब गुचेंग वैन से कहता है कि चिंता न करो, जब तक वो मेरे रास्ते के बीच में नहीं आता है तब तक मैं उसे कुछ भी नहीं करूंगा और न ही उसकी फैमिली को। जिससे वैन को थोड़ी सी शांति मिलती है कि गुचेंग अपने वादे को निभा रहा है। साथ ही में यहीं पे गुचेंग को ये भी पता चल जाता है कि ये लड़की उन्हीं 4 लोगों में से एक है जिनके सेक्ट का नाम बॉर्डरलेस सेक्ट है, यानी कि टियानजिन और वुया जिस सेक्ट से आते हैं उसका नाम बॉर्डरलेस सेक्ट है। वहीं पे गुचेंग को ये बात जान के काफी ज्यादा मजा आता है कि यहाँ पे वैन के लिए वुया और हाओ दोनों ही लड़ाई करने वाले हैं और कमाल की बात यह है कि वो दोनों ही फॉर्चून चूजन वन है। अब इसके बाद यूमी गुचेंग से पूछती है कि उन लोगों को वैन के भाई के साथ क्या करना है। गुचेंग उससे कहता है कि वापस लौटा दो पूरी इज्जत के साथ। अब इसके बाद गुचेंग वहाँ पे क्राइसिस को निपटाने के लिए निकलने लगता है, तो फिर यूमी उसे मास्टर कह के अलविदा करती है, जिससे वैन काफी ज्यादा हैरान होती है और यूमी से पूछती है कि तुम्हारा गुचेंग के साथ असल में रिश्ता क्या है और क्या उसने भी तुम्हारे ऊपर स्लेव मार्क लगाया हुआ है। जिसपे यूमी उसे बताती है कि वो गुचेंग की सर्वेंट है और उसके पास स्लेव मार्क नहीं है, साथ ही में उसकी पूंछ हिल रही थी, यानी खुशी हो रही है। वैन इस बात से हैरान होती है और उसे कहती है कि तुम एक गिफ्टेड लेडी ऑफ 9 टेल फॉक्स क्लैन की तरफ से हो, तुम्हें ये सब कुछ करने में और ऐसे शब्दों का इस्तेमाल करने में शर्म नहीं आती है। जिसपे यूमी आगे से मुस्कुराते हुए कहती है कैसी शर्म, गुचेंग जो फ्यूचर में कारनामे करने वाला है वो बहुत ज्यादा कमाल के हैं, इसीलिए उसकी स्लेव बनने में भी कोई बुराई नहीं है। और इसके अलावा गुचेंग उसे हमेशा मिलने के लिए आता है इतना बिजी होने के बावजूद, और इसे यूमी को काफी ज्यादा खुशी होती है। अब इसके बाद गुचेंग दोबारा किंग जुआन के पास आता है और उसे पूछता है कि जब वो यहाँ पे नहीं था फिर क्राइसिस के दौरान क्या क्या हुआ था। जिसपे किंग जुआन उसे बताती है कि वहाँ पे सब कुछ कुशन मंगल गया और सभी लोग बिना घायल हुए वापस आ चुके हैं और हाओ ने सबसे ज्यादा मदद की है। लेकिन साथ ही में वो वहाँ पे गुचेंग को ब्लैक टोटोवाइज गैंग के बारे में बताती है जहाँ पे तीनों ही लूजर थे और उनके साथ शायद कोई एक्सीडेंट हो गया है और उनमें से कुछ लोग घायल हो गए हैं। वे गुचेंग इस बात से काफी ज्यादा हैरान होता है क्योंकि वहाँ पे किंग विद 6 क्राउन भी था जो कि गुचेंग से हल्का फुल्का ताकतवर है और ऐसी चीज तो उनके साथ नहीं होनी चाहिए थी। हालांकि गुचेंग उसे अभी के लिए इग्नोर कर देता है। जिसके बाद हम लोग हाओ को देखते हैं जो कि अपने फादर के पास आता है, तो उसके फादर उसकी तारीफ करते हुए कहते हैं कि एकेडमी ने उन लोगों को वहाँ पे लगाया, लेकिन इसके बावजूद वो लोग उनकी ज्यादा मदद नहीं कर पाए और हाओ ने अकेले ही पूरे क्राइसिस को संभाल लिया और उनके क्लैन को बचा लिया है। हाओ आगे से कहता है कि आप तो मुझे तारीफों में डाले दे रहे हैं और वो अपने फादर से एक चीज डिस्कस करता है कि वहाँ पे गुचेंग नहीं था, वो सारा टाइम गायब रहा था, पता नहीं वो क्या कर रहा होगा। लेकिन उसके फादर गुचेंग को इग्नोर करने को कहते हैं और उसे बताते हैं कि वैन उसे मिलने के लिए आई है, जिससे हाओ के मुंह पे मुस्कान आ जाती है और वो वैन से मिलने के लिए भागते हुए चला जाता है। अब इसके बाद हाओ भागते हुए वैन के पास जाता है और उससे कहता है बाबू तुम मुझसे मिलने के लिए आई हो। जिसपे वैन कहती है निब्बे मुझे तुझसे मिलने का दिल कर रहा था। इसके बाद वो हाओ को बताती है कि वो कुछ काम से गई हुई थी और वो काम खत्म हो गया, तो वो उसे ये चीज डिस्कस करने के लिए आई है।
हाउ से पूछता है कौन सी बात है, तो फिर वैन उसे कहती है कि ये गुचेंग के बारे में है, और वैन हाउ से कहती है कि तुम्हें गुचेंग के मामले में नहीं आना चाहिए, उसके ऊपर गिव अप कर दो। लेकिन हाउ एकदम निब्बे की तरह उसके हाथों को पकड़ के उसे कहता है कि क्या हो गया है, तुम अचानक से ये बात कैसे ला रही हो। इसमें वैन कहती है कि कुछ भी नहीं हुआ है, लेकिन वो बाद में उसके गले लग जाती है और उसे बता देती है कि वो गुचेंग को कभी भी नहीं हरा पाएगा, और अगर वो उसके साथ पंगा लेने की कोशिश करता है तो वो खुद की जिंदगी खतरे में डालेगा। और वैन हाउ से कहती है कि तुम्हें मेरी कसम, तुम मेरा कहना मानोगे, ये सारी बेइज्जती सह लो ताकि हम एक साथ रह सकें। हाउ वैन की तसल्ली के लिए मान जाता है और मन के अंदर सोचता है कि अचानक से बाबू को क्या हो गया, कुछ तो गड़बड़ हुई है। अब यहीं पे हमें दो हंसों के जरिए रेफरेंस दिखाया जाता है कि आगे क्या होगा। तुम्हें उन दोनों की पोजीशन दिखाई दे रही है ना, वहीं पे पानी के अंदर हम लोग देखते हैं कि एक सांप एक हंस को मार देता है, जो कि बेशक सांप अपना गुचेंग है, और जिसको गुचेंग ने लिटा दिया है वो हाउ है। और अगर तुम लोग सोच रहे हो कि वैन ने अभी तक हाउ को आधी अधूरी बात क्यों नहीं बताई, गुचेंग के बारे में सब कुछ क्यों नहीं बता दिया, तो दो रीजन हो सकते हैं। पहला तो ये एक नंबर की बेवकूफ है, और दूसरा शायद ये स्लेव मार्केट की वजह से हो सकता है। अब इसके बाद हम लोग चूचू को देखते हैं, जिसको गुचेंग ने काम पे लगाया हुआ था सोर्स को ढूंढने के लिए। चूचू अपना काम खत्म कर लेती है और गुचेंग को फोन मिला के उस पे चिल्लाते हुए कहती है कि मैं तुम्हारी नौकरानी नहीं हूँ, सोर्स को मैंने ढूंढ लिया है, कब यहाँ पे आ रहे हो। गुचेंग मन के अंदर सोचता है कि ये मुझसे मिलना चाहती है, लेकिन इसके बावजूद अकड़ रही है, और वो चूचू से कह देता है कि उसने काफी अच्छा काम किया है, अभी वो बिजी है तो बाद में आ जाएगा। अब इससे चूचू काफी ज्यादा निराश होती है, लेकिन खुद को ही तसल्ली दे देती है, ये कहते हुए कि गुचेंग सच में काफी ज्यादा बिजी होगा, वो उसे बाद में मिलेगी। अब इसके बाद हम लोग देखते हैं कि हाउ वैन का पीछा कर रहा था। दरअसल वैन को गुचेंग ने कहीं पे मिलने के लिए बुलाया था, तो हाउ उसका पीछा कर रहा था, क्योंकि आजकल उसका रवैया काफी ज्यादा बदला हुआ सा है। अब इसके बाद हाउ वैन को एक होटल के अंदर जाते हुए देखता है, तो हमें पता चलता है कि गुचेंग ने उसे बुलाया था। वैन यहाँ पे गुचेंग को मास्टर कहने की कोशिश करती है, लेकिन वो कह नहीं पाती है। गुचेंग उसे कहता है जोर देने की जरूरत नहीं है, यहाँ पे आओ बैठ के खाना खाते हैं। अब इसके बाद हाउ वैन को गुचेंग के साथ देख लेता है, तो सबसे पहले उसकी जलती है, लेकिन वो खुद को समझा लेता है ये कहते हुए कि शायद से उसकी फैमिली ने उसे फोर्स किया होगा गुचेंग से मिलने के लिए, क्योंकि लुटेरे सॉरी बिजनेस वाले सिर्फ प्रॉफिट के चलते अंधे हो जाते हैं। वहीं पे गुचेंग जानबूझ के वैन से वही बात कहता है कि अगर वैन सॉरी हाउ मेरे रास्ते के बीच में नहीं आता है तो मैं उसे कुछ भी नहीं करूंगा, और अगर वो आता है तो फिर उसे मारना मेरे लिए कोई बड़ी बात नहीं है, उसे मारना मेरे लिए चींटी मारने के बराबर होगा। अब इससे हाउ को काफी ज्यादा गुस्सा आता है, क्योंकि एक तो गुचेंग का लेवल अभी उससे काफी कम है, और वो इतने कॉन्फिडेंट के साथ उसे मारने की बात कर रहा है। तो हाउ को ऐसा लगता है कि गुचेंग सिर्फ अपनी फैमिली बैकग्राउंड की वजह से खुद को बाहुबली समझ रहा है। वैन गुचेंग से कहती है कि उसने ये बात हाउ को बता दी है, उसे चिंता करने की जरूरत नहीं है, हाउ कभी भी लड़ाई दंगा अपने दिल के अंदर नहीं रखता है। और वो गुचेंग से पूछती है कि तुम इतने छोटे मामले के लिए मुझे यहाँ पे नहीं बुलाओगे, तुमने मुझे क्यों बुलाया है। तो गुचेंग उसे जानबूझ के ऐसी बातें कहता है कि तुम्हारा रंग रूप इतना बुरा भी नहीं है, इस समय मुझे लड़कियों की कमी पड़ रही है जो मेरा बिस्तर गर्म करें। अब इससे हाउ को बेशक काफी ज्यादा गुस्सा आता है, और वो आगे से गुचेंग को कर्ज करते हुए कहता है कि एक बार तुम मेरे हत्थे चढ़ जाओ, मैं तुम्हारी बॉडी के हजारों टुकड़े करूंगा, तुम्हारी हड्डियों को जला के चूरा बना दूंगा, तुम्हारी बॉडी डिस्ट्रॉय कर दूंगा, तुम्हारी स्प्रिट को निगल जाऊंगा। इसके बाद वो बाहर बढ़ ही रहा था कि उसी टाइम पे वैन गुचेंग से पूछ लेती है, अगर तुम्हें मुझसे यही चाहिए था तो तुम पहले मांग सकते थे, इतनी देरी क्यों कर दी। गुचेंग उससे कहता है कि ये कोई लेना देना नहीं रखता है, मेरी गर्दन में दर्द कर रहा है, आके दबा दो। वैन इसके लिए मान जाती है और कहती है ठीक है, और अपने मन के अंदर सोचती है कि अचानक से ये सेवा पानी क्यों करवाने लगा। वहीं पे हाउ इस बात को नोटिस कर लेता है कि वैन बिल्कुल भी घबराई नहीं हुई है, और वो काफी ज्यादा शांत है, और उसे समझ में आ जाता है कि दाल में कुछ तो काला है, और वो अभी के लिए यहाँ से वापस लौट जाता है, क्योंकि वो उसके हालातों को और ज्यादा खराब नहीं करना चाहता है। लेकिन वो जाते हुए कह के जाता है कि आज जो मैंने बेशर्मी सही है वो मैं तो हिसाब किताब के साथ वापस करूंगा गुचेंग। वह पे गुचेंग उसे जाते हुए देख लेता है, और वो टेबल से खड़ा होके वैन को कुछ भी करने के लिए मना कर देता है और वहाँ से जाने लगता है। वह पे गुचेंग हाउ से इम्प्रेस हो जाता है कि इतना ज्यादा सब्र है उसके अंदर, ये तो पूरा हरा झंडा हो रखा है, ऐसा लगता है कि स्ट्रेटेजी चेंज करनी पड़ेगी। इसके बाद वो टियानजुन को अपना चारा बनाता है, क्योंकि वो इस समय काफी ज्यादा खुश है। अब इसके बाद हम लोग ब्लैक टोटोवाइज गैंग को देखते हैं, जहाँ पे चूफन मुखोटे वाले के पास आता है, किंग विद 6 क्राउन, हम इसे मुखोटा वाला कहेंगे, और वो मुखोटे वालों को ये मनाना चाहता था कि गुचेंग ही असली सक्सेसर है। हालांकि उसके पास प्रूफ नहीं है, लेकिन उसने टियानजुन के साथ फाइट करी और उसे हरा दिया। बिना डिमोनिक सक्सेसर पावर के वो उसे बिल्कुल भी नहीं हरा सकता है। हालांकि मुखोटे वाला उसकी बात को बिल्कुल भी नहीं मानता है, और उसे कहता है कि सबसे पहली बात तुम अभी कमजोर हो, और तुम्हारे बिल्कुल भी औकात नहीं है कि तुम मेरे साथ बात करो। जिसके बाद वो उसके सीने के ऊपर हाथ रखता है और उससे कहता है कि जब तुम अपनी पावर को रीअवेकन कर लो और कल्टीवेट अच्छे से कर लो, तब तुम उसे फाइट करना, तब हम इस बारे में सोचेंगे। इसके बाद वो स्पेशल मूव का इस्तेमाल करता है और चूफन को उड़ाते हुए उड़ाते इतनी दूर लेके जाता है कि
उसे डायरेक्ट शहर के बीच में टेलीपोर्ट कर देता है। सभी लोग ये देख के हैरान हो जाते हैं कि ये अचानक से कहाँ आ गया। वहीं पे चूफन को भी समझ में आ जाता है कि मुखौटे वाला असल में एक मॉन्स्टर है, उसके साथ सोच समझ के बात करनी पड़ेगी। अब इसके बाद चूफन वहाँ पे सोचने लगता है कि वो गोचेंग का पर्दाफाश कैसे करे, और तभी उसके बगल से यूमी गुजरती है और यूमी को देखते ही उसके दिल की घंटियां बजने लगती है और अपने मन के अंदर सोचता है कि किसने सोचा था कि मैं उसे यहाँ पे टकरा जाऊंगा, ये किस्मत ही है जो हमें मिलाना चाहती है। और वैसे भी चूफन अब वो घोड़े को चारा देने वाला नहीं रखा था, वो उसके बराबर के लेवल का है, लेकिन वो खुद को रोक लेता है क्योंकि गोचेंग ने यूमी को बचाया था और उसे अभी गोचेंग की आइडेंटिटी के बारे में नहीं पता है। जब वो गोचेंग को एक्सपोज कर देगा तब वो यूमी से बात करेगा। अब इसके बाद हम लोग अज़ूरे ड्रैगन टीम को देखते हैं और जैसा इनकी टीम का नाम है वैसे ही इन्हें एम्पायर दिया गया है। हम देखते हैं कि जियान के हाथों में गोल्डन वॉरियर मैजिक फिजिक ऑफ इनविंसिबिलिटी लगी थी और वो मन के अंदर सोचती है कि अगर मैं इसे कल्टीवेट करती हूँ तो फिर मैं खुद को गोल्डन गर्ल के अंदर बदल सकती हूँ। और इसकी इमेजिनेशन ऐसी बॉडी बिल्डर वाली थी और खुद को इस तरह से इमेजिन करके उसका भाई थोड़ा सा जी खट्टा जाता है। लेकिन उसी टाइम पे उसे बाहर से आवाज आती है तो वो भागते हुए बाहर जाती है तो फिर उसे दिखाई देता है कि फेंग को किसी ने नीचे गिरा दिया है और सावी को कोई उठा के लेके जा रहा है। जियान जल्दी से अपनी टेक्निक की मदद से उसके ऊपर अटैक करती है और उसे रोकने की कोशिश करती है, लेकिन वो बंदा अपने हाथों की मदद से वहाँ पे एनर्जी को रिलीज करता है और बड़ी आसानी के साथ उसकी टेक्निक को रोक देता है। और जियान को ये बात समझ में नहीं आती है कि इतना पावरफुल अटैक था लेकिन उसे बिल्कुल भी चोट नहीं लगी। लेकिन इतने ही देर में वो बंदा सावी को वहाँ से लेके गायब हो जाता है और जियान को काफी ज्यादा दुख होता है क्योंकि अगर वो पहले सेंस कर लेती तो शायद से वो उसे रोक सकती थी। अब उसी टाइम पे वहाँ पे फीनिक्स लेडी आ जाती है और पूछती है कि क्या हो गया है, तो वो बताती है कि सावी को किसी ने किडनैप कर लिया है। इसके बाद वो लोग लैन के पास जाते हैं तो लैन वहाँ पे बेहोश पड़ा हुआ था, लेकिन उसके पास जो वर्ल्ड डोमिनेशन का एक टूल है उसकी मदद से उसकी जान बच जाती है। इसके बाद फीनिक्स लेडी जल्दी से जियान से कहती है कि एल्डर को बता दो, एकेडमी के लिए वो लड़की काफी ज्यादा जरूरी थी। लेकिन जियान वहाँ पे सबसे पहले गोचेंग के बारे में सोचती है क्योंकि उसने एल्डर से वादा किया था कि वो इन दोनों भाई बहनों को अच्छे से ख्याल रखेगा। अब इसके बाद वो गोचेंग को फोन लगाती है और उसे बताती है कि सावी को किडनैप कर लिया गया है और लैन के ऊपर काफी बड़ा अटैक हुआ है। हालांकि गोचेंग उसकी बेइज्जती ही करता है कि तुम दो लोगों का ख्याल नहीं रख सकती हो, तुम किस काम की हो। लेकिन जियान उसे बताती है कि वो बंदा काफी ज्यादा शक्तिशाली था, शायद वो ग्रेट सेक्रेट डीएलएम पे था। और उसी टाइम पे हम लोग देखते हैं कि गोचेंग ने ही सावी को किडनैप किया था और वो जियान से कहता है कि मैं वहाँ पे जल्द ही आता हूँ। अब इसके बाद हम लोग लैन को देखते हैं जो कि जब उठता है तो अपनी बहन का नाम लेते हुए उठता है। जब उसकी नजर एल्डर्स के ऊपर पड़ती है तो वो उनसे रिक्वेस्ट करता है कि उसकी बहन को बचा लिया जाए। वो एल्डर उसे कहते हैं कि हमें पहले बताओ कि वहाँ पे क्या हुआ था, हम मदद करते हैं। इस पे लैन उन्हें बताता है कि वो लोग बाहर बैठ के कल्टीवेट कर रहे थे और उसी टाइम पे वहाँ पे एक बंदा आ जाता है जो कि उसकी बहन की सेलेस्टियल डिमोनिक फिजिक के पीछे था। उसने अपनी बहन को बचाने की कोशिश की लेकिन वो उसके एक ही झापड़ में नॉकआउट हो गया। एल्डर्स को समझ में आ जाता है कि वो बंदा सेलेस्टियल डिमोनिक फिजिक के पीछे ही था। वहीं पे एक एल्डर कहता है कि कहीं ये डिमोनिक सक्सेसर से रिलेटेड तो नहीं है। इसके बाद एल्डरली लैन को उसका फ्लैग्स वही 7 टूल ऑफ वर्ल्ड डोमिनेशन का हिस्सा उसे वापस कर देते हैं और उससे कहते हैं कि तुम इतना कमाल कर रहे थे, छुपा रहे थे, हमें बताया भी नहीं। अगर ये तुम्हारे पास ना होता तो शायद से तुम अपनी सोल को भी खो देते। लैन आगे से माफी मांगता है लेकिन एल्डर उसे कहते हैं कि कोई बात नहीं है, लेकिन इस टूल की मदद से ये अपने अपोनेंट का ऑरा एब्जॉर्ब कर सकता है और उसकी टेक्निक को भी, और तुम इसकी मदद से उस पर्सन को ट्रेस कर सकते हो जिसने सावी को पकड़ा हो। तुम्हें बस इस बोतल के अंदर उस आदमी का हल्का सा ऑरा रिलीज करना है, जिसके बाद ये बोतल खुद ही पता लगा लेगी कि वो बंदा कौन था। लैन बिल्कुल ऐसा ही करता है और उस बोतल के अंदर हल्का सा ऑरा रिलीज करता है तो बोतल के अंदर से जो ऑरा निकलता है वो पर्पल कलर का था और ये ऑरा सभी को जाना पहचाना लग रहा था क्योंकि ये ऑरा किसी और का नहीं टियानजुन का ही था। और सभी लोग इस बारे में सोचने लगते हैं कि वो सावी को लेके कैसे गया, कि उसने डिमोनिक सक्सेसर से हाथ तो नहीं मिला लिया है। लैन लोगों से कहता है कि उन्हें पता चल चुका है कि किसने सावी को किडनैप किया है तो वो लोग जाके उसे बचा सकते हैं। लेकिन एल्डर्स आगे से बताते हैं बेसिकली इनका सिस्टम यहाँ पे इंडियन जुडिशरी की तरह होने वाला था। पता है अपराधी कौन है लेकिन तब भी बात करेंगे और सबूत इकट्ठा करेंगे। और जब लैन को लगता है कि घंटा ये लोग उसकी बहन को नहीं बचा पाएंगे तो फिर लैन वहाँ पे जियान से कहता है कि वो उसे भीख मांग रहा है कि वो उसकी छोटी बहन को बचा ले। जियान आगे से कहती है कि वो भी मदद करना चाहती है लेकिन वो क्या ही कर सकती है। तो लैन उससे कहता है कि अगर वो अपने बड़े भाई गोचेंग से कहेगी तो वो पक्का उसकी मदद करेगा क्योंकि गोचेंग काफी ज्यादा शक्तिशाली है और ऊपर से वो गो फैमिली का मेंबर है। भले ही पर्पल मेंशन टियानजुन के पीछे हो लेकिन इसके बावजूद वो सावी को बचा सकता है। जियान आगे से कहती है कि अरे वो मेरी खातिर इतना बड़ा काम थोड़ी ना करेगा, लेकिन लैन आगे से कहता है कि उसने जियान की खातिर ऑलमोस्ट टियानजुन को मार ही डाला था जब उसने जियान को हरास करने की कोशिश की थी। जियान उसे कहते हैं कि ऐसा वैसा दोबारा कुछ मत कहना। उसी टाइम पे वहाँ पे गोचेंग भी आ जाता है। जियान उसे देख के काफी ज्यादा घबरा जाती है और पूछती है कि तुम अचानक से इतनी जल्दी कैसे आ गए। लेडी
फिनिक्स अपने मन के अंदर सोचती है कि जैसा रूमर्स बताते हैं वो सच नहीं है, ये सच में अपनी बहन की काफी ज्यादा चिंता करता है, तभी भागते हुए यहाँ पे चला आया। वहीं पे सभी लोग गोचंग की तरफ देखते हैं तो गोचंग उन्हें बता देता है कि उसे सब कुछ पता है। यहाँ पे जियान उनकी टीम लीडर थी और उसे लापरवाही हुई है और उसने 2 लोगों की जिंदगी खतरे में डाल दी। उसका बड़ा भाई होने के नाते ये वो इन सभी चीजों की जिम्मेदारी लेता है। वहीं पे जियान को ऐसा लगता है कि गोचंग उसे छोटी बच्ची की तरह ट्रीट कर रहा है। वहीं पे गोचंग उन सभी एल्डर से कमांड अपने हाथों में लेना चाहता था ताकि वो पर्पल मेंशन की सच्चाई को बाहर ला सके। वो दोनों एल्डर गोचंग से कहते हैं कि उन्हें कोई भी दिक्कत नहीं है, लेकिन यहाँ पे जो उनकी एकेडमी है वो पर्पल मेंशन से पावर उधार लेती है, तो उनके लिए बीच में आना काफी ज्यादा मुश्किल हो सकता है। वहीं पे लैन आगे से चिल्लाते हुए कहता है कि अगर गोचंग उसकी छोटी बहन को बचा लेता है तो वो अपना फ्लास्क यानी कि वही टूल वर्ल्ड डोमिनेशन वाला गोचंग को दे देगा। गोचंग उसे कहता है तुम्हें क्या लगता है कि मैं ये सब कुछ इस टूल की वजह से कर रहा हूँ, इसे तुम अपने पास रखो, ये तुम्हारे लिए ज्यादा ठीक रहेगा। लेकिन लैन अपनी जिद पे ही अड़ जाता है और वो गोचंग से कहता है कि उसके पास ये टूल होते हुए भी अपनी बहन को वो नहीं बचा सका, इसलिए ये टूल उसके किसी काम का नहीं है, ये बस उसके लाइफ सेवर की तरह काम करेगा, ना कि उसकी ताकत की तरह, इसीलिए गोचंग इसे एक्सेप्ट कर सकता है। और वैसे भी वो दोनों माउंटेन गेट यानी एकेडमी वाले एडमिशन के टाइम पे इन्हें एल्डर मारने वाले थे, तब गोचंग ने बचाया था, उसके लिए भी रीपे करना चाहते हैं। गोचंग उसे वो टूल रख लेता है और उसे कहता है कि अगर ऐसी बात है तो फिर मैं इसे रखे लेता हूँ और जब तुम ताकतवर हो जाओगे तब मैं उसे अपने ओनर के पास वापस लौटा दूंगा, यानी तुम्हारे पास। और वो लैन से कहता है कि हम दोनों एक ही बोट के ऊपर सवार हैं, हमें तुम्हारी बहन को बचाना ही पड़ेगा, क्योंकि हम दोनों के पास ही एक बहन है जिन्हें हमें उनकी चिंता करनी पड़ती है, जिसे जियान का मुंह बन जाता है। अब इसके बाद हम लोग गोचंग को देखते हैं जो कि अपने बैटमैन से कहता है कि जाओ और जाके पूरे इलाके में ये खबर फैला दो कि टियान जुन ने सावे को किडनैप कर लिया है। अब इसके बाद गोचंग की नजर जियान के ऊपर पड़ती है जो कि टुन्न होकर टी कप में चाय पी रही थी, लेकिन गोचंग उसके पास जाता है और उसके हाथों से उसका टी कप छीन के खुद ही पी जाता है। जियान उसे कहती है कि ये मेरा टी कप था, नीचे रखो। गोचंग उसे कहता है कि तभी तो इसका टेस्ट इतना ज्यादा खराब है कि तुम्हारी तबीयत खराब है, तुम हाल ही में काफी ज्यादा थकी थकी लग रही हो। लेकिन जियान उसके ऊपर अटैक करते हुए कहती है कि तुम बीमार हो, तुम जानबूझ के उस टी कप से पीना चाहते थे जिसके ऊपर अभी मेरे होठ लगे हुए थे। गोचंग फिर से उसके अटैक को डॉज करता है और उसे कहता है तुम्हारा दिमाग अभी भी खराब है, ऐसा लगता है गुस्से में हो। फिर गोचंग वहाँ से जाते हुए कहता है कि मैं यहाँ से जा रहा हूँ, मुझे ज्यादा मिस मत करना। जियान उसके चिल्ला के कहती है कि मिस कौन करेगा, मैं तो तुम्हें देखना भी नहीं चाहती हूँ। अब इसके बाद हम लोग मुखोटे वालों को देखते हैं और उसका सर्वेंट आगे उसे ये सभी चीजें बता देता है जो गोचंग ने फैलाने को कही थी। अब इससे मुखोटे वाले को ऐसा लगता है कि यहाँ पे टियानजुन और चूफेन दोनों मिले हुए हैं, क्योंकि चूफेन अभी इसके पास मदद मांगने के लिए आया था टियानजुन को लेके, और वो आगे से हंसते हुए कहता है कि साला मैं ही यहाँ पे बुद्धिमान हूँ, उन दोनों को पकड़ के खूब पीटूंगा। और वो मन के अंदर सोचता है कि गोचंग इन सभी चीजों को बिल्कुल भी देख नहीं पाएगा, ऐसा लगता है कि गोचंग अब मेरा अपोनेंट बनने के लिए लायक नहीं है। अब इसके बाद हम लोग व्हाइट टाइगर टीम को देखते हैं, जहाँ पे हम लोग देखते हैं कि मिंग एक क्रीचर के ऊपर अटैक करती है और उसके ऊपर कई सारे तलिस्मा लगा देती है और वो तलिस्मन बॉम्ब की तरह फटते हैं जिससे वो क्रीचर मारा जाता है। उसी टाइम पे मिंग की नजर वैंग के ऊपर पड़ती है तो वो एक बड़ा सा हथौड़ा लेके एक बिल्ली जैसे क्रीचर को मारने के लिए पीछे दौड़ रही थी। अब इसके बाद वैंग मिंग से कहती है कि उन दोनों ने अपने हिस्से का काम खत्म कर लिया है, लेकिन मिंग वैंग से पूछती है कि तुम्हारे पैलेस के अंदर जितनी भी सेंटनेस है क्या वो सच में इतनी ज्यादा आलसी हैं? दरअसल वैंग ने ये पूरा इलाके में एक भी मदद नहीं की थी और जो वो बिल्ली के माफिक कीचड़े को मारने के लिए जा रही थी वो भी नहीं मार पाई थी। हालांकि वैंग मिंग से कहती है कि उसने अपने हिस्से का काम कर लिया है। इसके बाद वो मिंग से सावे के बारे में बात करने लगती है कि उसे किडनैप कर लिया गया है और गोचंग भी उनकी मदद करने के लिए वहाँ पे भागा भागा चला गया और अपने हिस्से का काम भी छोड़ दिया। लेकिन जियान उस टीम की लीडर थी, इसीलिए वो ही इन सभी चीजों की जिम्मेदार होगी। मिंग को इतना समझ में आ जाता है कि जियान को दोबारा प्यादे की तरह इस्तेमाल किया जा रहा है चाल चलने के लिए। वैंग मिंग को यह भी बताती है कि इन सभी चीजों का लेना देना टियानजुन के साथ है और ये भी माना जा रहा है कि उसने चूफेन डिमोनिक सक्सेसर के साथ हाथ मिला लिया है, क्योंकि आखिरकार चूफेन ही असली डिमोनिक सक्सेसर है। मेरे मन के अंदर सोचती है हाँ हाँ तुम सही हो, वही असली डिमोनिक सक्सेसर है। वहीं पे वैंग वहाँ पे शो ऑफ करने की कोशिश करती है ये कहते हुए कि चूफेन की वजह से उसने गोचंग के ऊपर बहुत बड़े बड़े उधार किए हैं, लेकिन मिंग उसे साफ बता देती है कि गोचंग सिर्फ लेने वालों में से है, देने वालों में से नहीं, और उसे कहती है कि चिंता न करो, वो कभी भी फेवर्स को वापस नहीं करता है जो वो मुझसे लेता है। जिसे वैंग हैरान होती है और मन के अंदर सोचती है कि ये कैसे मैरिड कपल हैं, दोनों बेशरम हैं। अब इसके बाद हम लोग यूमे को देखते हैं जिसको चूफेन ने पकड़ लिया था। यूमे उसे पूछती है कि तुम कुछ दिनों से मेरा पीछा कर रहे हो, तुम्हें क्या चाहिए? चूफेन आगे से सादा बहाना बनाता है ये कहते हुए कि मैंने तुम्हें एडमायर कर लिया है, चिंता ना करो, मैं काफी ज्यादा अच्छा इंसान हूँ। यूमे उसे कहती है पुराना तरीका है, बदलो नहीं लड़कियां थप्पड़ मार देंगी। इसके बाद वो चूफेन से कहती है कि पता नहीं मुझे तुम्हारे अंदर से कुछ जानी पहचानी सी फीलिंग आ रही है। वह पे चूफेन मन के अंदर सोचता है वाओ सच्चा प्यार, यूमे को अभी भी मैं याद हूँ।
इसके बाद यूमी उसे कहती है कि चलो छोड़ो, तुम्हारा अजीब सा बिहेवियर मुझे ऑनेस्ट होने पे मजबूर कर रहा है, बताओ तुम्हें मुझसे क्या चाहिए। अब इसे तो चूफेन के दिल के अंदर भाई आंसू भर आते हैं और वो रोते हुए मन के अंदर सोचता है कि मेरे इतना ज्यादा बुरा बर्ताव करने के बावजूद ये इतने अच्छे से बात कर रही है, चाहे जो कुछ भी हो जाए मैं इसे बचा के रहूंगा। इसके बाद वो यूमी से कहता है कि वो उसे बहुत जरूरी चीज बताने वाला है, वो उसे एक ऐसा सीक्रेट बताएगा जिससे वो खुद को बचा पाएगी। इसके बाद वो कहता है कि असली डिमोनिक सक्सेसर की आइडेंटिटी है, लेकिन यूमी आगे से कहती है कि उसे पहले से ही पता है कि वो और कोई नहीं चूफेन है। इसे चूफेन का गुड़ गोबर हो जाता है और वो आगे से यूमी को बताता है कि असली डिमोनिक सक्सेसर और कोई है। यूमी पूछती है कि कौन है, तो चूफेन आगे से कहता है कि गुचेंग है और यूमी से कहता है कि वो बहुत ज्यादा चालाक और कमीना है, तुम उसे जितना हो सके उतना दूर रहो तो ही फायदे में रहोगे। लेकिन यूमी आगे से कोई भी रिएक्शन नहीं देती है। चूफेन पूछता है तुम सरप्राइज नहीं हुई क्या, तुम्हें मेरे ऊपर यकीन नहीं है। यूमी आगे से कहती है कि मुझे यकीन है, लेकिन मैं सरप्राइज इसलिए नहीं हुई क्योंकि मुझे ये सब कुछ पहले से ही पता है। उसी टाइम पे गुचेंग चूफेन के पीछे आ जाता है और उसे कहता है कि तुम बिना सबूत के मेरे ऊपर इल्जाम लगा रहे हो। प्रिंस इंगसुआन या फिर मुझे तुम्हें घोड़े को चारा देने वाला कहना चाहिए। चूफेन हैरान होकर उसे पूछता है तुम्हें मेरे सीक्रेट के बारे में कैसे पता है, और वो गुचेंग के ऊपर अटैक कर देता है। लेकिन गुचेंग वॉइड का इस्तेमाल करके अटैक को डॉज करता है और उससे कहता है कि मुझे तुम्हारी जन्म कुंडली से लेके आधार कार्ड से लेके सब कुछ पता है, मुझे तो ये भी पता है कि तुम यूमी को लेके क्या क्या सोचते हो और कैसे कैसे खुद को छूते हो, और अब सारी चीजें मेरे कंट्रोल के अंदर हैं। मुझे काफी ज्यादा दुख हो रहा था कि मैंने तुम्हें इतनी देर तक उलझाया रखा, लेकिन अब मैं तुम्हें आजाद करता हूँ। चूफेन जल्दी से गुचेंग के ऊपर अटैक करने के लिए आगे बढ़ता है और गुचेंग को इसी मूव का इंतजार था। वो इंतजार ही कर रहा था कि चूफेन अटैक करेगा, और उसी टाइम पे गुचेंग के पीछे से यूमी आती है जो कि अटैक को अपने ऊपर ले लेती है। इसके बाद यूमी खिड़की को तोड़ते हुए बाहर जाके गिरती है। सभी लोगों की नजर यूमी के ऊपर पड़ती है और यूमी उन लोगों से कहती है कि डिमोनिक सक्सेसर यहाँ पे आ चुका है, और वो हेल्प के लिए सभी लोगों को बुलाने लगती है। इसके बाद सभी लोगों की नजर चूफेन के ऊपर पड़ जाती है और सभी लोग उसे डिमोनिक सक्सेसर मानने लगते हैं। वहीं पे चूफेन फिर से रोनी सी शक्ल बना लेता है और कहता है कि उसने कुछ भी नहीं किया है। अब इसी के बाद वहाँ पे संग भी आ जाता है जो कि डायरेक्ट चूफेन के ऊपर अटैक कर देता है। तो फिर चूफेन को वहाँ से जान बचा के भागनी पड़ती है क्योंकि उसके पास बातें समझाने का कोई भी तरीका नहीं है। साथ ही में संग के साथ जियान चंग भी जाता है। अब उन दोनों के जाने के बाद वहाँ पे गुचेंग आता है जो कि ऐसा दिखाता है कि उसे कुछ पता ही नहीं है कि यहाँ पे क्या हुआ है। यूमी आगे बढ़ती है जो कि घायल होने का नाटक करती है और गुचेंग से चिपकते हुए कहती है कि डिमोनिक सक्सेसर ने उसके ऊपर अटैक किया था और सेंग और जिनचन दोनों उसके पीछे गए हैं उसे पकड़ने के लिए। गुचेंग वहाँ पे हीरो बनते हुए कहता है कि वो भी उनके साथ जा रहा है ताकि वो डिमोनिक सक्सेसर को पकड़ सके और इंसाफ ला सके। अब इसके बाद हम लोग सन और जिनचन को देखते हैं जो कि चूफेन के पीछे भाग रहे थे और उसे रोकने की कोशिश करते हैं। वहीं पे चूफेन आगे से चिल्लाते हुए कहता है कि मैंने कितनी बार बोला है कि मैं कोई डिमोनिक सक्सेसर नहीं हूँ, लेकिन वो दोनों उसकी एक सुनने को राजी नहीं थे और उसके पीछे पड़े रहते हैं। वहीं पे चूफेन को समझ में आ जाता है कि उसे सेफ प्लेस ढूंढनी पड़ेगी छुपने के लिए। गुचेंग भी यहाँ पे आता ही होगा। उसी टाइम पे गुचेंग उसके सामने भी आ जाता है जो कि सामने से उसके ऊपर अटैक करता है और उसकी बॉडी के अंदर अपना हल्का सा ऑरा डाल देता है। वहीं पे चूफेन गुचेंग को देख के उसे कहता है कि तुम इन सभी चीजों के पीछे हो, तुम्हारा मकसद सिर्फ मासूम लोगों को मारना है, और वो उन लोगों से कहता है कि अब वो भी पीछे नहीं हटेगा और फाइट बैक करेगा। इसके बाद वो अपने पास से अपनी गोल्डन एशियन बेल को बाहर निकालता है और अटैक करना शुरू करता है, जिसके बाद वो तुरंत वहाँ से 9-2-11 हो जाता है। गुचेंग उन दोनों से कहता है कि वो इस बेल को रोकने की कोशिश करता है और वो दोनों उसके पीछे जाएं, और मन के अंदर सोचता है कि पीछे जाओगे तभी तो फायदा होगा। वहीं पे संग मन के अंदर सोचता है कि अगर ये इतना ही बेवकूफ है तो ये नंबर 1 कैसे हो सकता है। चूफेन को मारने के बाद सारा फेम मैं ले लूंगा। अब इसके बाद हम लोग संग को देखते हैं जो कि जानबूझ के जिनचन को दूसरी तरफ भेज देता है ताकि जो भी क्रेडिट हो वो सब उसे मिले, ना कि किसी और को। और साथ ही में चूफेन जो भी टेक्निक और ऑरा इस्तेमाल करता है वो संग से ही जुड़ा हुआ है, तो उसे अच्छे से पता है कि वो कहाँ पे होगा। वहीं पे हम लोग गुचेंग को देखते हैं जो कि उस बेल को हराने के लिए अपने सुप्रीम आर्टिफैक्ट का यूज करने लगता है। उसी टाइम पे वहाँ पे बाकी कल्टिवेटर्स आ जाते हैं जो गुचेंग से पूछते हैं कि डिमोनिक सक्सेसर कहाँ पे गया हुआ है। गुचेंग उन्हें बताता है कि वो क्राइसिस के अंदर चला गया है, बाकी दोनों उसके पीछे गए हैं और उन्हें उनके पीछे जाने की जरूरत नहीं है, वो अकेला वहाँ पे जाएगा, उन लोगों को अपनी जिंदगी खतरे में डालने की जरूरत नहीं है। उसी टाइम पे यूमी भी वहाँ पे आ जाती है। जब उसे पता चलता है कि गुचेंग और बाकी दोनों डिमोनिक सक्सेसर के पीछे ओवरकास्ट क्राइसिस के अंदर चले गए हैं, तो वो आगे से कहती है कि ये ट्रैप हो सकता है। डिमोनिक सक्सेसर उसके ऊपर इतनी देर बाद अटैक किया, वो भी छुप के, शायद से उसका टारगेट यूमी नहीं बल्कि वो तीनों होंगे। इससे वो सभी लोग हैरान हो जाते हैं और यूमी कहती है कि ये मत भूलो डिमोनिक सक्सेसर के पीछे अब एक ऑर्गेनाइजेशन भी है, शायद से उन लोगों ने वहाँ पे जाल बिछाया हो सकता है। साथ ही में गुचेंग अपनी सुप्रीम वेपन को भी यहीं पे छोड़ के चला गया है ताकि वो बेल को संभाल सके
सके। इसके बाद वो आगे से नौटंकी करते हुए कहती है कि ये सब कुछ उसकी गलती है, अब उसकी वजह से वहाँ पे गोचंग और बाकी दोनों लोग भी मारे जाएंगे। इसके बाद वो भी उन्हें रोकने के लिए आगे बढ़ने लगती है ताकि डिमोनिक सक्सेसर का सामना कर सके। हालांकि लड़कियां उसे रोक लेती हैं और उसे कहती हैं कि अपनी औकात में रहो, तुम्हारी एबिलिटीज इतनी ज्यादा नहीं है कि तुम उनके साथ मुकाबला कर सको, इसीलिए चुपचाप यहाँ पे बैठे रहो और उनके वापस आने का इंतजार करो। अब इसके बाद हम लोग इंटरनल ओवरकास्ट के क्राइसिस को देखते हैं और ये बिल्कुल गहराई में आ चुके थे, जहाँ पे संग चुफन के ऊपर अटैक करता है तो वो खसकते हुए पीछे जाके गिरता है और संग उससे कहता है कि तुम तो डिमोनिक सक्सेसर हो, क्या इतना ही दम है? मुझे अपनी पावरफुल डिमोनिक टेक्निक दिखाओ ताकि मैं तुम्हारा अच्छे से मुकाबला कर सकूं। चुफन आगे से कहता है कि मेरे पास कोई भी टेक्निक नहीं है और ना ही मैं कोई डिमोनिक सक्सेसर हूँ, लेकिन संग को उसकी बातों के ऊपर यकीन नहीं होता है और कहता है कि तुमने तो इंग्यो को भी मारने की कोशिश की थी। चुफन कहता है कि वो मेरी बहन है, मैं उसे मारने की कोशिश क्यों करूंगा? गोचंग ही असली डिमोनिक सक्सेसर है और वही इन सभी चीजों के हाथों के पीछे है। संग उससे प्रूफ मांगता है तो फिर उसके पास कोई भी प्रूफ नहीं था, लेकिन वो बताता है कि शुरुआत से ही गोचंग इन सभी चीजों के बीच में फंसा हुआ है। वो एक पाखंडी बंदा है जो कि दूसरे लोगों को बेवकूफ बनाता है। अब उसी टाइम में वहाँ पे गोचंग भी आ जाता है और उन दोनों से कहता है कि तुम दोनों ने अभी तक कुछ किया नहीं। वहीं पे संग को अब चुफन की बातों के ऊपर यकीन होने लगता है क्योंकि गोचंग इतनी जल्दी उन्हें ढूंढ नहीं सकता था। वहीं पे चुफन उसे कहता है कि तुम मेरे पीछे क्यों पड़े हुए हो, तुम मुझे दोस्त क्यों दे रहे हो? तो फिर गोचंग अपने ऑरा को एक्टिवेट करते हुए कहता है कि तुम एक डिमोनिक सक्सेसर हो और मैं एक राइडियस कल्टीवेटर, तो बेशक हम दोनों को एक दूसरे के खिलाफ जाना ही है और मेरा तुम्हें मारना नेचुरल एक जस्टिस है। साथ ही में गोचंग ने जो ऑरा चुफन के अंदर पहले डाला था अब वो उसे एक्टिवेट कर देता है तो उसके अंदर से डिमोनिक ऑरा निकलने लगता है, जिससे संग को यकीन हो जाता है कि वो चुफन ही है जो उसे बेवकूफ बनाने की कोशिश कर रहा है। इसके बाद वो गोचंग से कहता है कि तुम पीछे रहो, मैं उसकी जान लूंगा। इसके लिए गोचंग मान जाता है और उसे कहता है जाओ और जाके जान ले लो। लेकिन जब संग उसकी जान लेने के लिए आगे बढ़ ही रहा था तो फिर गोचंग उसके ऊपर पीछे से अटैक करता है और उसके सीने के अंदर अपना हाथ घुसा के उसका दिल चुरा लेता है। संग उसे कहता है कि तुम क्या कर रहे हो? इस पे गोचंग उसे कहता है कि वो सही है, असली डिमोनिक सक्सेसर मैं हूँ। अब इसके बाद गोचंग संग के ऊपर लात मार के उसे पीछे फेंक देता है और कहता है कि जिनचन यहाँ पे नहीं है, अगर तीनों यहाँ पे एक साथ हो जाते हो तो फिर मुझे बहुत ज्यादा बवाल करना पड़ेगा तुम्हारी मौत को असली दिखाने के लिए। वहीं पे सन को पता चल चुका था कि चुफन डिमोनिक सक्सेसर नहीं है तो वो उसे कहता है कि हमें एक साथ हाथ मिलाना पड़ेगा, नहीं तो हम लोग यहीं पे मारे जाएंगे। और सन गोचंग से कहता है कि तुमने मेरे ऊपर स्नीक अटैक किया तो तुम्हें लगता है कि तुम जीत सकते हो। जिसके बाद वो अपने पास स्काई एम्परर्स लैंप नाम का एक आर्टिफैक्ट बाहर निकालता है जो कि सुप्रीम लेवल पे था। गोचंग अपने पास से अपनी स्पेशल बाटली बाहर निकालता है और उन दोनों से कहता है कि तुम दोनों ही काफी ज्यादा अमीर हो, तुम में से हर किसी के पास एक सुप्रीम आर्टिफैक्ट है, मैं इसे रख लेता हूँ। और वो बाटली उसके आर्टिफैक्ट को अपने अंदर एब्जॉर्ब कर लेती है, जिससे वो दोनों हैरान हो जाते हैं और सन भागते हुए गोचंग के ऊपर अटैक करने की कोशिश करता है। लेकिन गोचंग अपने पास से अपना हेलमेट बाहर निकालता है और उनसे कहता है कि उछलने का कोई फायदा नहीं है। जिसके बाद वो उन लोगों के ऊपर एक ही अटैक मारता है और सामने की तरफ एक स्लैश जाता है जो कि उन दोनों की 20 से 2 टुकड़े कर देता है और वो दोनों ही मरते हुए अपने आखिरी शब्द कहते हैं कि उसने कभी सोचा भी नहीं था कि वो दोनों गोचंग के हाथों आ फंसेंगे। वहीं पे चुफन मन के अंदर सोचता है कि अगर स्काई एम्परर के बेटे का ये हाल हो सकता है तो फिर मुझ जैसे घोड़े को चारा देने वाले का क्या हाल होगा। खैर दोनों ही मर चुके हैं, कोई फायदा नहीं है। वहीं पे गोचंग उन दोनों से कहता है कि तुम दोनों कुछ ज्यादा ही एरोगेंट थे कमजोर होने के बावजूद, और दूसरा काफी ज्यादा कमजोर था और तुम दोनों ही यहाँ पे रह के बस अपना ऑरा वेस्ट कर रहे थे। अब इसके बाद सिस्टम गोचंग को चुफन को मारने के लिए रिवार्ड देता है, लेकिन वो कुछ ज्यादा खास नहीं था क्योंकि चुफन की वैल्यू कुछ ज्यादा थी नहीं। अब यहाँ पे जिनचन आने वाला है तो गोचंग को तैयारी करनी पड़ेगी। इसके बाद वो चुफन की सॉर्ड उठा लेता है जिसके ऊपर उसका ऑरा लगा हुआ था और वो सोचता है कि उसे अब कहाँ पे कट लेना चाहिए। अब इसके बाद हम लोग जिनचन को देखते हैं और उसे पता चल जाता है कि वो लोग काफी ज्यादा मुसीबत में है और आपस में लड़ाई कर रहे होंगे। जिसके बाद वो उस साइड जाने लगता है जहाँ से ऑरा निकल रहा था, ये सोचते हुए कि उन तीनों की उम्मीद अब वो बना है। जिसके बाद जब वो उस जगह पे पहुंचता है तो हम लोग देखते हैं कि गोचंग ने चुफन का एक क्लोन बना दिया था जो कि गोचंग के ऊपर अटैक करते हुए कहता है कि आज तुम्हारा आखिरी दिन है। वहीं पे जिनचन को पता चलता है कि सेन का ऑरा गायब हो चुका है, यानी कि वो मारा जा चुका है। वहीं पे गोचंग के हालात काफी ज्यादा खराब हैं और गोचंग चुफन से कहता है कि आज मैं भले मर भी जाऊं तो भी मैं तुम्हें अपने साथ लेके जाऊंगा। जिसपे चुफन अटैक करते हुए कहता है रस्सी जल गई लेकिन बल नहीं गया। लेकिन उसी टाइम पे जिनचन आगे बढ़ता है जो कि चुफन को पीछे ढकेल देता है और गोचंग को बचा लेता है। वहीं पे गोचंग जानबूझ के जिनचन से कहता है कि वो सही टाइम पे आया है और उसने गोचंग तो बचा लिया, लेकिन वो फिर भी काफी ज्यादा लेट हो चुका है। अगर वो थोड़ा पहले आ जाता तो फिर शायद सन की जान बच जाती और उसे डिमोनिक सक्सेसर के हाथों मरना न पड़ता। हालांकि जिनचन उसे कहता है कि मुझे कुछ भी समझ में नहीं आया है, लेकिन अभी खुद की हीलिंग के ऊपर फोकस करो, मैं तुम्हें प्रोटेक्ट करता हूँ। जिसके बाद वो चुफन के ऊपर अटैक करता है और उसके साथ लड़ाई लड़ने लगता है पूरी ताकत के साथ। लेकिन चुफन काफी आसानी के साथ
साथ जिनजिन को संभाल ले रहा था और उसी टाइम पे गोचंग फिर से चुफेन के ऊपर अटैक करने के लिए आगे बढ़ता है, जो कि अपने बर्निंग ब्लड एसेंस का इस्तेमाल कर रहा था और वो आगे से कहता है कि वो ब्रदर सेन का बदला लेके रहेगा। वहीं पे जिनजिन उसे पूछता है कि वो ये सब कुछ क्यों कर रहा है इतना घायल होने के बावजूद। इस पे गोचंग आगे से कहता है कि वो किसी ऐसे के हाथों प्रोटेक्टेड नहीं होना चाहता जो अपने साथी को अकेला छोड़ देता है। दरअसल गोचंग जिनजिन के ऊपर इल्जाम लगाना चाहता है सन की मौत का, कि जिनजिन ने सन को डिमोनिक सक्सेसर के साथ अकेले लड़ाई करने दिया। वहीं पे सन उसे कहता है कि तुम मुझे गलत समझ रहे हो। अब इसके बाद हम लोग देखते हैं कि वहाँ पे सभी लोग इकट्ठा हो जाते हैं और साथ ही में मुखौटे वाला भी आया था। वहीं पे सभी लोग मुखौटे वाले से कहते हैं कि अगर वो उन तीनों की जाके मदद करता है तो वो लोग आसानी के साथ जीत सकते हैं, लेकिन मुखौटे वाला आगे से कहता है कि वो तीनों ही डिमोनिक सक्सेसर को पकड़ने के लिए काफी हैं, जब तक वो लोग अपने स्वार्थ को बीच में नहीं लाते हैं। अब इसके बाद फाइट रुक जाती है और वहाँ से गोचंग और जिनचियान ही आते हैं और गोचंग आते ही उन लोगों से माफी मांगता है कि वो सभी लोगों को निराश करने वाला है और वो आगे से कहता है कि उसने डिमोनिक सक्सेसर को जाने दिया, वो काफी ज्यादा शक्तिशाली था। अब इसके बाद इंग्यू आगे बढ़ती है और वो गोचंग से सन के बारे में पूछती है। गोचंग आगे से कहता है कि इस बारे में उसे जिनचेन से पूछना चाहिए। तो फिर जिनचेन आगे से बताता है कि सन पहले ही मारा जा चुका है और उसे डिटेल्स के बारे में नहीं पता है। वो सभी लोग इसे हैरान होते हैं और पूछते हैं कि तुम दोनों तो एक साथ गए हुए थे। तो वो सभी लोग पूछते हैं कि ऐसा कैसे हो गया। तो गोचंग जानबूझ के कहता है कि ये कुछ ऐसा है जिसको उन लोगों को नहीं जानना चाहिए। एग्जाम्पल के लिए जिनचेन ने सन को अकेले जाने दिया जिससे वो मारा गया। इस पे जिनचेन आगे से कहता है कि शब्दों का ठीक से इस्तेमाल करिए और वो सन से सच में अलग नहीं होना चाहता था। अब इसके बाद सभी लोग जिनचेन के बारे में बात करने लगते हैं कि सन तो मारा गया और गोचंग बुरी तरीके से घायल हो गया है, लेकिन उसे बिल्कुल भी चोट नहीं आई है। अब इसके बाद जिनचेन आगे बढ़ता है और पछतावे में गोचंग को एक पिल देता है जो उसकी इंजरी को ठीक कर सके, लेकिन गोचंग उसे साफ मना कर देता है, ये कहते हुए कि इसे तुम्हें अपने लिए बचा के रखना चाहिए। वो शायद अगली बार लकी नहीं होगा डिमोनिक सक्सेसर का अगर उसे पाला पड़ता है। अब इसके बाद इंग्यू आगे बढ़ती है और गोचंग को शुक्रिया कहती है उनकी मदद करने के लिए, लेकिन गोचंग उससे पार निकल जाता है और उसे कहता है कि वो बिल्कुल लाचार है और गोचंग इसके बाद वहाँ से निकल जाता है। वहीं पे मुखौटे वाला अपने मन के अंदर सोचता है कि गोचंग एक असली मर्द है, वहीं पे जिनचेन भरोसे के लायक बिल्कुल भी नहीं है। अब इसके बाद इंग्यू आगे बढ़ती है और वो जिनचेन को शुक्रिया कहती है और उससे कहती है कि वो पक्का स्काई एम्परर को उनकी बेटे की मौत के बारे में अच्छे से समझा देगी। वहीं पे जिनचेन मन के अंदर सोचता है कि सन उसके बराबर का ही है, उसकी तरह समझदार और शक्तिशाली है, उसका अंत इस तरीके से नहीं होना चाहिए। इसके बाद वो उन सभी लोगों से माफी मांगता है और इसी बारे में सोचता है कि गोचंग असल में यहाँ पे क्या करने की कोशिश कर रहा था। क्या वो खुद का यहाँ पे नाम बनाना चाहता है या फिर सभी लोग उसे ही गलत समझ रहे हैं। अब इसके बाद हम लोग हाओ को देखते हैं और उसे काफी ज्यादा गुस्सा आता है कि गोचंग डिमोनिक सक्सेसर के हाथों के अंदर जाके भी जिंदा वापस आ गया। हम लोग उसी के बगल में सुप्रीम कीव हेवन के एक एल्डर को देखते हैं जो कि उसे कहते हैं कि तुम्हें चिंता करने की जरूरत नहीं है। उम्र के मामले में गोचंग तुमसे छोटा है तो फिर तुम्हें एक जूनियर से इतनी ज्यादा चिड़न क्यों हो रही है। जिसपे हाओ बताता है कि आप उसे जितना नादान समझते हैं वो उतना है नहीं, वो हद से ज्यादा कमीना है और कुछ भी कर सकता है। जिसपे एल्डर आगे से कहते हैं कि उसका बैकग्राउंड भले ही भयानक हो सकता है, लेकिन ताकत के मामले में वो तुमसे ज्यादा शक्तिशाली नहीं है और तुम उससे पक्का अपना बदला ले सकते हो। जब सारी दुनिया कियोस में चली जाएगी तब तुम ग्रेट दाव को अचीव कर लोगे, जिसके बाद यंगर जनरेशन के अंदर तुम्हारा कोई भी मुकाबला नहीं कर पाएगा। और एल्डर उसे बताते हैं कि वो सुप्रीम कीव से यहाँ पे इसलिए आए हैं उसको परेशान करने वाले छोटे मोटे मैटर्स को संभाल सके और वो अच्छे से कल्टीवेट कर सके। जिसपे हाओ आगे से बताता है कि उसके दिमाग की इसलिए लगी पड़ी है क्योंकि यहाँ पे गोचंग ने वैन को उससे छीन लिया है। अब इसके बाद हम लोग वोया को देखते हैं जिसकी किस्मत कमाल की थी, तो फिर वो वैन से टकरा जाता है और मैंने तुम्हें पहले ही बता दिया है कि वैन इनके पिछले जन्म में बहन हुआ करती थी। साथ ही में इस बंदे ने लेक ऑफ रिकार्नेशन से पानी भी चुरा लिया है। अगर ये पानी इन्हें पिला दिया जाता है तो फिर इन्हें इनकी पिछली जिंदगी की सारी यादें आ जाएंगी। हालांकि वो यह अबे के लिए सबसे पहले जियान के ऊपर फोकस करने के बारे में सोचता है और वो वैन से बाद में मिलने के लिए आएगा। इतना सोचने के बाद वो वहाँ से निकल जाता है। वहीं पे वैन को भी पता लग जाता है कि कोई उसके पीछे था और उसे अजीब सी फीलिंग आ रही थी, लेकिन वो अबे के लिए हाओ के ऊपर ज्यादा फोकस करती है क्योंकि उसे बचाना ज्यादा जरूरी है। अब इसके बाद हम लोग चूचू को देखते हैं जो कि ओवरकास्ट क्राइसिस के अंदर किसी क्रिएचर से फाइट कर रही थी जिसका लेवल बहुत ज्यादा था और वो चूचू के ऊपर अटैक करके उसे मारने ही वाला था कि उसी टाइम पे वहाँ पे गोचंग आता है जो कि सबसे पहले अपनी सुप्रीम सील की मदद से उसे नीचे फेंकता है, जिसके बाद चूफेन की गोल्डन एशियन बेल की मदद से उसे मार देता है। और चूचू दोनों ही आर्टिफैक्ट्स को देख के हैरान हो जाती है क्योंकि एक तो उसके पैलेस के सक्सेसर का था और दूसरा चूफेन का। वहीं पे गोचंग चूचू के पास आता है और उसे कहता है कि जब तुम इन्हें हरा नहीं सकती हो तो फिर वापस क्यों नहीं चली आती, इतना जिद्दीपना दिखाने का क्या जरूरत है। चूचू उसे कहती है कि पहली बात मुझे डांटना बंद करो और दूसरी बात मैंने तुमसे मदद नहीं मांगी थी, मैंने तुम्हें बता दिया है कि मैंने सोर्स को ढूंढ लिया है जो कि इंटरनल ओवरकास्ट के अंदर काफी ज्यादा गहराई में है। लेकिन गोचंग चूचू के
के चेहरे को छूते हुए कहता है कि अगर उसे कुछ हो जाएगा तो फिर होली पैलेस के अंदर सिर्फ एक ही मेड रहेगी जो कि और कोई नहीं वैंग होगी, इसीलिए गोचेंग को इससे बुरा लगेगा। इसके बाद गोचेंग अपने काम को खत्म करने के लिए जा रहा था और वो चोचो से कहता है कि वो काफी ज्यादा घायल है। वहीं पे जोजो उसे कहती है कि संभल के जाना और ध्यान रखना। अब ये जगह लैंड ऑफ इंटरनल ओवरकास्ट के अंदर की जगह है जहाँ पे गोचेंग घुसा था। वहीं पे हम लोग एक बहुत बड़ी शिप के ऊपर कुछ लोगों को देखते हैं जिनके अंदर गजब की पावर निकल रही थी। वहीं पे गोचेंग से हमें इनके बारे में पता चलता है कि ये सभी इंटरनल ओवरकास्ट किंगडम के मेंबर्स हैं। वहीं पे गोचेंग इमॉर्टल एकेडमी के एड्रेस के बारे में सोचते हुए कहता है कि उनमें से किसी का इंटरनल ओवरकास्ट से कुछ लेना देना है जो कि क्राइसिस की वजह बन रहा है। इसके बाद वो गार्ड्स के बारे में सोचते हुए कहता है कि बिना सर के जो गार्ड्स हैं वो सेक्रेट किंग रियलम की बॉडी पे हैं, यहाँ तक कि उनकी बॉडी के अंदर यीन एनर्जी के साथ साथ सेलेस्टियल एनर्जी भी है। वहीं पे गोचेंग को याद आया है कि मिंग ने उसे बताया था कि इंटरनल ओवरकास्ट किंगडम सक्सेसर ऑफ एशियंट रिकार्नेशन सुप्रीम बीइंग को ढूंढने की कोशिश कर रहा है, क्योंकि वो लोग रिकार्नेशन करने के लिए एक जगह स्टेब्लिश करना चाहते हैं जहाँ पे इंटरनल ओवरकास्ट बीइंग्स रहेंगे। गोचेंग उसे पूछता है बस इतना ही? मिंग कहती है हाँ बस इतना ही, और मन के अंदर सोचती है कि यही सारी जानकारी मुझे पिछली लाइफ से मिली थी। उसके बाद मुझे नहीं पता है कि ये लिंक कहाँ पे गया था, लेकिन उसके बाद तुमने मुझे मार ही दिया था। वहीं पे गोचेंग मन के अंदर सोचता है कि ये लिंक मारा जा चुका है तो फिर मैं ही रिकार्नेशन ऑफ सक्सेसर हुआ। तुम्हें ये लिंक याद होगा जिसके पास एक लॉकेट थी जो कि योमी पे लाइन मारने की कोशिश कर रहा था, लेकिन योमी ने गोचेंग के साथ मिलकर उसे धोखा दे दिया था। और अब गोचेंग यहाँ पे रिकार्नेशन ऑफ सक्सेस बन के यानी कि उसी का टाइटल इस्तेमाल करने वाला है। अब हम देखते हैं कि गोचेंग अपनी शील्ड की मदद से उन लोगों के ऊपर अटैक कर देता है तो वो लोग जल्दी से आगे बढ़ते हैं और गोचेंग की सुप्रीम आर्टिफैक्ट को रोक लेते हैं, लेकिन गोचेंग तेजी के साथ आगे बढ़ता है और उनमें से एक गार्ड के ऊपर अटैक कर देता है। इसके बाद वो डायरेक्ट उनके लीडर के ऊपर भी अटैक कर देता है तो वो लीडर आगे से कहता है कि बहना मुझे आके बचा लो। तो हम लोग देखते हैं कि उसकी सिस्टर तेजी के साथ आगे बढ़ती है और गोचेंग के ऊपर घुमा के लात मारती है, जिससे गोचेंग उड़ते हुए दूर जाके गिरता है। वो लड़की गोचेंग से पूछती है कि तुम कौन हो और यहाँ पे अटैक क्यों कर रहे हो। अब इसके बाद हमें पता चलता है कि इस लड़की का नाम जिया नान है जो कि इसी किंगडम की रहने वाली है और इसका लेवल ट्रू सुप्रीम रियलम है। वहीं पे गोचेंग हमें बताता है सुप्रीम रियलम्स के अंदर काफी बड़ा गैप होता है छोटे रियलम्स के बीच में, लेकिन इस औरत का रियलम पहले ही 6 या फिर 5वें लेवल पे है। इसके बाद गोचेंग वहां से खिसकने की कोशिश कर ही रहा था कि उसी टाइम पे वो लड़की गोचेंग के सामने आती है और उसका टिटुआ पकड़ लेती है और उससे कहती है बच्चे कहाँ पे भाग रहे थे। लेकिन गोचेंग वहाँ पे अपने वॉइड टैलेंट की मदद से आजाद हो जाता है और दोबारा वहाँ से भागने की कोशिश करने लगता है, लेकिन वो लड़की स्पेशल टेक्निक का इस्तेमाल करती है। हम देखते हैं कि एक काला हाथ गोचेंग को आके पकड़ने की कोशिश करता है, लेकिन गोचेंग वहाँ पे रिकार्नेशन की पावर की मदद से उसे डिस्ट्रॉय कर देता है। वो लड़की ये देख के हैरान हो जाती है कि गोचेंग ने यहाँ पे रिकार्नेशन टेक्निक का इस्तेमाल किया और गोचेंग से कहती है कितनी पावरफुल स्ट्राइक थी और उससे पूछती है कि उसका एशियंट सुप्रीम रिकार्नेशन बीइंग से क्या लेना देना है, कौन सा रिलेशनशिप है उसका। गोचेंग उससे पूछता है कि तुम्हारा क्या मतलब है और उसे समझ में आ जाता है कि मछली ने चारा पकड़ लिया है। जीनान गोचेंग से कहती है कि तुम उसके सक्सेसर होगे क्योंकि उसके अलावा और कोई इंसान हो ही नहीं सकता है जो कि रिकार्नेशन टेक्निक का इस्तेमाल कर सके। गोचेंग आगे से कहता है कि मैं उसका सक्सेसर हूँ, तुम्हारा क्या मतलब है। जीनान आगे से कहती है कि अगर तुम सक्सेसर हो तो फिर हमारे लड़ने की कोई भी वजह नहीं है, क्योंकि वो लोग किंगडम को छोड़ के उसे ही ढूंढने के लिए आ रहे थे। वहीं पे गोचेंग को पता चलता है कि हेलबर्ड काफी ज्यादा चिलमिला रहा है और उसके अंदर से लाजवाब किलिंग इंटेंट रिलीज हो रहा है और गोचेंग उसे मुश्किल से ही रोक पा रहा था अटैक करने से। अब इसके बाद जीनन गोचेंग को अपने बारे में बताती है कि वो इंटरनल ओवरकास्ट किंगडम की सबसे बड़ी प्रिंसेस है और वो गोचेंग से कहती है कि अगर तुम रिकार्नेशन सुप्रीम बीइंग के सक्सेसर हो तो फिर हम लोग एक डील कर सकते हैं। वो लड़की बताती है कि वो लोग एशियंट रिकार्नेशन सुप्रीम बीइंग को ढूंढ रहे थे ताकि उनकी मदद से वो लोग रिकार्नेशन प्लेटफॉर्म बना सके, लेकिन वो अचानक से गायब हो चुका है तो शायद से गोचेंग उसकी मदद कर सकता है उसे ढूंढने में, और इस डील के लिए उसका किंगडम कुछ भी करेगा उसको सेटिस्फाई करवाने के लिए अगर वो उनकी मदद करता है। यहाँ तक कि वो लोग किसी फोर्स यानी क्लैन को भी डिस्ट्रॉय कर सकते हैं जिससे गोचेंग को नफरत हो। वहीं पे गोचेंग को उसके रवैये से सब कुछ समझ में आ जाता है कि ये कोई छोटी मछली नहीं है, ये किसी सेक्ट को डिस्ट्रॉय करने की बात कर रही है। वहीं पे गोचेंग उसे कहता है कि ये कमाल की बात है, लेकिन मैं तुम्हारे ऊपर भरोसा कैसे करूँ, तुम तो एक प्रिंसेस हो ना, क्या तुम्हें एडवांस में कुछ चीजें प्रेफर नहीं करनी चाहिए जैसे कि कोई एहसान कर दो। जियानान उसे पूछती है कि तुम्हें क्या चाहिए तो गोचेंग आगे से कहता है कि उसे इंटरनल ओवरकास्ट का सोर्स चाहिए। वहीं पे वो लड़की गोचेंग की मांग से काफी ज्यादा हैरान होती है क्योंकि एक ह्यूमन कल्टीवेटर के लिए सोर्स को अवॉइड करना चाहिए क्योंकि सोर्स उसकी पावर को डिवॉवर कर सकता है, इसीलिए वो लोग किसी भी कीमत पे इंटरनल ओवरकास्ट सोर्स को अवॉइड करते हैं। और जियानन आगे से बताती है कि उनके पास भी इसकी शॉर्टेज हो रखी है, लेकिन इसके बावजूद वो गोचेंग को एक दे सकती है और वो गोचेंग को देते हुए कहते हैं कि इसे डिवॉवर मत होना और यहीं से हमारे डील कंप्लीट होती है। और गोचेंग आगे से कहता है कि चिंता ना करो, मैं अपनी जबान
मान का पक्का हूँ। हाँ बस वो काली है। वह भी गोचेंग मत्थे के ऊपर तुम लोग एक क्राउन को देख पा रहे थे, ये इसी का इफेक्ट था जिससे गोचेंग की जो किस्मत है वो थोड़ी सी चमक जाती है और गोचेंग को पहली बार ऐसा लगता है कि उसे प्रोटेगनिस्ट की तरह ट्रीट किया जा रहा है। अब इसके बाद जियानन अपने पास से एक स्पेस पीस बाहर निकालती है जो कि एक डिवाइस की तरह काम करेगा, जिसकी मदद से वो लोग एक दूसरे को कोई चीज ट्रांसपोर्ट कर सकते हैं और बात भी कर सकते हैं और इसी के जरिए जियानन कभी भी गोचेंग को ओवरकास्ट सोर्स पहुंचा सकती है। वह भी गोचेंग उस पीस को रख लेता है, लेकिन उसे इतना समझ में आ जाता है कि इसके अंदर कुछ तो गड़बड़ है और जियानन उसके ऊपर नजर रखने की कोशिश करेगी। अब इसके बाद गोचेंग वहाँ से चला जाता है ये कहते हुए कि उसे कुछ काम है। वह भी जियानन अपने छोटे भाई के पास आती है और उसे बता देती है कि वो हमारे किंगडम के लिए काफी ज्यादा जरूरी हिस्सा है और उसके साथ दोबारा देखना तो इज्जत से पेश आना। और इसी टाइम पे जियानन को पता चल जाता है कि गोचेंग को स्पेस पीस के अंदर उसके स्पाई टूल के बारे में पता चल चुका है और गोचेंग ने उसे हटा दिया है, जिससे जियानन को समझ में आ जाता है कि गोचेंग भले ही सेक्रेड लॉर्ड रियलम पे हो, लेकिन इसके बावजूद उसका लेवल सुप्रीम रियलम से कम नहीं है। अब इसके बाद गोचेंग उस सोर्स से बाहर निकल आता है जहाँ से वो अंदर घुसा था, तो चूचू उसका बाहर ही इंतजार कर रही थी और उससे पूछती है तुम ठीक तो हो, तुम्हारे चेहरे को क्या हुआ, जिसपे गोचेंग बेशक लाइन मारने का मौका नहीं छोड़ता है और चूचू से कहता है कि तुम्हारी जैसी सेंटनेस मेरी चिंता क्यों कर रही है। चूचू उससे कहती है बकवास बंद करो, ये बताओ कि अंदर क्या हुआ। इस पे गोचेंग आगे से बताता है कि उसने सारा मामला यहाँ पे सुलझा दिया है। चूचू उसे शुक्रिया नहीं कहेगी ग्रेटिट्यूड के तौर पे। इस पे चूचू उसे शुक्रिया कहती है तो गोचेंग उसे कहता है मैंने इतना बड़ा क्राइसिस सॉल्व किया है, तुम मुझे बस एक छोटा सा शुक्रिया कह के इन सभी चीजों से निपटना चाहती हो। और साथ ही में गोचेंग चूचू के करीब जा रहा था। चूचू उससे पूछती है तुम्हें क्या चाहिए, जिसके बाद वो पाउट करने लगती है, यानी किस के लिए रेडी थी। लेकिन गोचेंग उसे छोड़ के वहाँ से निकल जाता है और जाते हुए कहता है कि तुम कुछ ज्यादा ही सोच रही थी और वो चूचू से कहता है कि तुम भी जाके आराम करो। वहीं पे चूचू खुद को समझाने की कोशिश करती है कि वो एक कमीना डेविल है, जितना हो सके उतना उससे दूरी बना के रखो और उसके लिए फॉल ना करो, सॉरी प्यार में ना पड़ो। अगला सीन कुछ दिनों के बाद का होता है। गोचेंग जब अपनी इंजरीज को हील कर लेता है तो वो बाकी लोगों से मिलने जाता है, जहाँ पे जियान भागते हुए उसके पास आती है और उसकी चिंता दिखाने लगती है। लेकिन गोचेंग हमेशा की तरह उसका मजाक बना देता है ये कहते हुए कि तुम्हारा भाई तो अभी भी कल्टीवेट कर रहा है, ये तो उसकी पपेट बॉडी है। जियान उससे कहती है अच्छा जोक था। वहीं पे लाइन आगे बढ़ता है और गोचेंग से अपनी छोटी बहन के बारे में पूछता है और साथ ही में उससे माफी भी मांगता है कि उसकी छोटी बहन की वजह से उसे डिमोनिक सक्सेसर से लगना पड़ गया और उसकी ये हालत हो गई। हालांकि गोचेंग नौटंकी करता है और उससे कहता है कोई बात नहीं है, राइटियस कल्टीवेटर तो डिमोनिक सक्सेसर के साथ फाइट करते ही हैं। लेकिन उसे दुख था कि उसे सावी के बारे में कोई भी जानकारी नहीं मिली है, जिसपे एल्डर गोचेंग से कहते हैं कि तुम्हें खुद को दोष देने की जरूरत नहीं है, डिमोनिक सक्सेसर काफी बड़ी चीज है और वो लोग एक रात के अंदर ये सब कुछ थोड़ी ना सॉल्व कर सकते हैं। तो फिर गोचेंग उन लोगों से डिमोनिक सक्सेसर के बारे में कोई न्यूज पूछता है तो उन लोगों के पास कोई भी खबर नहीं थी। लेकिन वो लोग गोचेंग को बताते हैं स्काई एम्परर माउंटेन और बुद्धिस्ट माउंटेन आपस में लड़ाई कर रहे हैं और उनकी एकेडमी उनके बीच में सुलह कराने की कोशिश कर रही है, लेकिन वो बीच में पिसती जा रही है, इसीलिए सभी चीजें काफी ज्यादा परेशानी में जा रही हैं। और साथ ही में जिनजिन की वजह से वहाँ पे और भी ज्यादा माहौल बहुत ज्यादा बिगड़ा हुआ है। स्काई एम्परर तो उसे ही दोषी मान रहे हैं। वहीं पे गोचेंग नौटंकी करते हुए कहता है कि वो लोग आपस में क्यों लड़ाई कर रहे हैं और उन्हें जिनजिन के ऊपर शक क्यों हो रहा है। इस पे जियान पीछे से कहती है कि किसी ने ये खबर फैला दी है कि जिनचन ने जानबूझ के प्रिंस सेन को मरवा दिया था। इस पे गोचेंग नौटंकी करते हुए कहता है कि मुझे उसके बिहेवियर के ऊपर थोड़ा सा शक था, लेकिन इसका मतलब ये थोड़ी ना है कि हम लोग किसी को कातिल बना देंगे। खैर गोचेंग इस मामले को अभी इग्नोर कर देता है और उन लोगों से कहता है कि हमें डिमोनिक सक्सेसर के ऊपर फोकस करना चाहिए ताकि हम सॉवी को बचा सकें। और वो उन लोगों से कहता है कि अगर उन्हें डिमोनिक सक्सेसर की कोई भी जानकारी चाहिए तो फिर उन्हें टियानजुन के पास जाना पड़ेगा, क्योंकि वही कोई उन्हें क्लू दे सकता है। अब इसके बाद गोचेंग टियानजुन के ऊपर इल्जाम लगाते हुए कहता है कि वो काफी टाइम से पूरे ब्लैक टोटोवाइस एम्पायर के अंदर घूम रहा था, लेकिन इसके बावजूद टियानजुन के बारे में उसे कोई भी खबर सुनने को नहीं मिली। ऐसा हो सकता है कि किसी ने काफी सारे लोगों को फोर्स किया हो इस बारे में छुपाने के लिए। जिसपे लाइन आगे से कहता है कि ये पक्का पर्पल मेंशन होगा जिसने सभी लोगों को धमकाया होगा कि कोई भी टियानजुन के बारे में कोई भी खबर ना दे। और लाइन आगे से गरीबी कार्ड दिखाते हुए कहता है कि वो लोग तो गरीब हैं, वो लोग एक मछली की तरह हैं जो कि चॉपिंग बोर्ड के ऊपर पड़ी हुई है, वो सिर्फ भीख मांग सकते हैं और कुछ भी नहीं। लेकिन गोचेंग आगे से कहता है कि अगर वो एक सुप्रीम सेक्ट है तो फिर इससे क्या फर्क पड़ता है, लेकिन वो लोग कभी भी टियानजुन के पापों को छुपा नहीं सकते हैं और वो कभी भी इसके लिए अग्री नहीं करेगा। इससे लाइन का विश्वास गोचेंग के ऊपर और ज्यादा बढ़ जाता है कि सावी सही थी। गोचेंग बहुत ज्यादा राइटियस बंदा है और वो उनके लिए पर्पल मेंशन से भी लड़ने के लिए राजी है ताकि वो सावी को बचा सके। फिर गोचेंग उन लोगों से कहता है कि ये मैसेज सभी लोगों के पास भिजवा दो कि जितने भी पर्पल मेंशन के लोग हैं वो सभी ब्लैक टोटोवाइस के एम्पायर पे आके मुझसे मिले। वह जियान गोचेंग से कहती है कि उसे इस तरीके से पागलों की तरह एक्शन नहीं लेने चाहिए, वो अकेला पूरे पर्पल मेंशन के खिलाफ नहीं जा सकता है। उन लोगों को बस टियानजुन को अकेले ढूंढने की जरूरत है, उसको पूरे मेंशन को ललकारने की जरूरत नहीं है। लेकिन गोचेंग आगे से कहता
कहता है कि मैंने बस उन्हें टी के लिए इनवाइट किया है ताकि हम लोग चाय पी सके और कुछ भी नहीं। और गोचंग जियान से कहता है कि मैंने लैन से वादा किया है कि मैं उसकी बहन को वापस लेके आऊंगा, तो मैं वो पूरा जरूर करूंगा, जिससे लैन के दिल के अंदर गोचंग के लिए इज्जत बहुत ज्यादा बढ़ जाती है। अब इसके बाद हम लोग असली वाली सोकिंग को देखते हैं, जिसका पीछा टियानजुन कर रहा था, जिसपे उसकी ट्विन सोल आगे से कहती है कि साला फोर सिंग आए पिछवाड़े में दर्द हो रखा है, हमें जल्द ही उसे पीछा छुड़ाना पड़ेगा। वहीं पे सोकिंग ट्विन सोल से पूछती है कि डिमोनिक सक्सेसर ने प्रिंस सेन को क्यों मार दिया, जिसपे ट्विन सोल बताती है कि उसे नहीं पता है, शायद से ये कोई प्लान हो सकता है। अब इससे सोकिंग को गोचंग की चिंता होने लगती है, क्योंकि उसे पता चला था कि गोचंग भी घायल हो चुका है, जिसपे ट्विन सोल उसे कहती है कि अभी भी तुम्हें उसकी चिंता हो रही है, वो तुम्हारी बहन के साथ गुलछर्रे उड़ा रहा होगा। अब इसके बाद हम लोग टियानजुन को देखते हैं, जिसका दिमाग खराब हो गया था और वो आगे से चिल्लाते हुए कहता है कि मैं इतने टाइम तक डिमोनिक सक्सेसर का पीछा कर रहा था और मुझे बाद में ये पता चला था कि मैं जिसका पीछा कर रहा था वो नकली है। लेकिन टियानजुन को कुछ भी समझ में नहीं आ रहा था, तो वो सारी चीजें कनेक्ट करने की कोशिश करता है कि सबसे पहले वो ब्लैक टोटोवाइज एम्पायर से डिमोनिक सक्सेसर का पीछा करते हुए यहाँ पे आया, कई बार उसे लड़ाई की लेकिन पकड़ने में फेल हुआ, जिसके बाद ये अफवाह फैलने लगी कि डिमोनिक बॉडी की जिसके पास थी उसे किडनैप कर लिया गया है, और जिस बंदे ने उसे किडनैप किया था उसने पर्पल की का इस्तेमाल किया था, जो कि सिर्फ टियानजुन ही इस्तेमाल कर सकता है। और अब डिमोनिक सक्सेसर ने प्रिंस सेन को सबकी आंखों के सामने मार दिया है। लेकिन उसी तरफ टियानजुन ने डिमोनिक सक्सेसर का पीछा किया और उसे एम्पायर के बाहर ले गया, और ये सभी चीजें बिल्कुल भी कनेक्टेड नहीं है। और उसी टाइम पे उसकी फोर सिंग आई भी पूरी तरीके से रिस्टोर हो जाती है, और वो फैसला करता है कि वो दोबारा इसका इस्तेमाल करेगा ताकि वो एनिमी को ढूंढ सके। इसके बाद वो फोर सिंग आई का इस्तेमाल करता है और एक अलग जगह पे चला जाता है, तो फिर उसे एक माउंटेन गेट दिखाई देता है जो कि डिस्ट्रॉय हो चुका था, और तभी उसकी नजर पीछे की तरफ पड़ती है, तो फिर एक पीछे बंदा था, जिसको देख के टियानजुन घबरा जाता है और उसे कहता है कि तुम ये कैसे हो सकते हो, और उसकी आंख से खून बहने लगता है। जिसके बाद वो होश में आता है, तो फिर उसकी फोर सिंग आई खून की धार मार रही थी, और वो मन के अंदर सोचता है कि तुम किस तरीके के मॉन्स्टर हो गोचंग। अब इसके बाद हम लोग पर्पल मेंशन वाले लोगों को देखते हैं, और गोचंग से मिलने के लिए पर्पल मेंशन की तरफ से उनकी प्रिंसेस या फिर सेंटेस जियान आई हुई थी। वहीं पे गोचंग उन्हें वेलकम करता है, तो हमें पता चलता है कि वो किंगजवान के साथ गेम खेल रहा था, जहाँ पे वो जितनी बार चेस हारती उतनी बार उसके मुंह के ऊपर मेकअप लगा दिया जाता। वहीं पे जियान अंदर आती है तो गोचंग को ग्रीट करती है, और हमें पता चलता है कि इसकी जो वैल्यू है वो थोड़ी सी पर्पल यानी येलो कलर में है। वहीं पे जियान को ऐसा लगता है कि गोचंग उसे देख के नाखुश हो गया है। वहीं पे गोचंग उसे कहता है कि आओ और आके सीट ले लो, और इसका रवैया बिल्कुल तिरछा हुआ था। दरअसल गोचंग ने उसकी वैल्यू देखी थी तो येलो कलर था, जो कि बहुत कम होता है या फिर बीच में रहता है, तो गोचंग इससे निराश हो गया था। अब गोचंग जियान के साथ बातें करने लगता है और उससे कहता है कि तुम वास्तव में काफी ज्यादा खूबसूरत हो, जिसपे जियान उसे कहती है कि तुम आदमियों के बीच में एक ड्रैगन हो, लेकिन तुम मेरी खूबसूरती की मजाक कर रहे होगे, मैं इतनी ज्यादा खूबसूरत नहीं हूँ। और वो गोचंग से पूछती है कि आपने मुझे यहाँ पे इनवाइट क्यों किया है। गोचंग उसे पूछता है तुम्हें क्या लगता है, जिसपे जियान बताती है कि तुम टियानजुन को ढूंढना चाहते हो, लेकिन मेरा उसके साथ कोई भी कांटेक्ट में नहीं है। इसपे गोचंग बताता है कि तुमने मुझे गलत समझ लिया है, अगर उसे ढूंढना होता तो फिर कई सारे तरीके थे, मैं तुम्हें परेशान न करता। गोचंग उसे बताता है कि टियानजुन अभी डिमोनिक सक्सेसर के साथ उथल पुथल कर रहा है, और इसके अलावा पर्पल मेंशन ने कई सारे फोर्सेस के साथ लड़ाई दंगा कर दिया है, इसलिए इस प्रकार से पर्पल मेंशन अपने ही हाथों अपनी कबर खुद ही ले रहा है। जियान इसे काफी ज्यादा परेशान हो जाती है, तो गोचंग उसे बता देता है। गोचंग उसे समझाता है कि जब स्काई एम्परर माउंटेन को ये पता चला था कि चूफेन रियल डिमोनिक सक्सेसर है, तब उन लोगों ने उनके साथ सारे रिश्ते खत्म कर लिए थे, और इसीलिए किस हिसाब से पर्पल मेंशन को इग्नोर किया जा सकता है। इस पे जियान बताती है कि उसे सारी बातें समझ में आ रही है, लेकिन उसका औहदा सेंटेस का है, यानी कि उसकी ज्यादा औकात नहीं है पर्पल मेंशन के अंदर, और उसकी बातों का कोई भी फायदा नहीं होगा। जिसपे गोचंग उसे कहता है कि तुम्हें कुछ भी करने की जरूरत नहीं है, अगर तुम्हें सच में पर्पल मेंशन की फ्यूचर की चिंता है तो बस यहाँ पे रुक जाओ और कुछ भी नहीं। जिससे जियान काफी ज्यादा हैरान हो जाती है, तो गोचंग उसे कहता है कि डरो नहीं, मैं एक राइटियस बंदा हूँ, कुछ भी उल्टा सीधा नहीं करूंगा, और ऊपर से मैं ये बात पब्लिक में बताने वाला हूँ कि मैंने तुम्हें अपने पास कुछ टाइम के लिए रोक लिया है। जियान इसे काफी ज्यादा हैरान होती है, तो गोचंग उसे कहता है कि सब्र रखो, तुम्हें बहुत ही जल्दी पता चल जाएगा कि मैं क्या करने वाला हूँ। और वो मन के अंदर सोचता है बेशक मैं तुम्हें एक चारे की तरह इस्तेमाल कर रहा हूँ। वहीं पे जियान को गोचंग के ऊपर बिल्कुल भी भरोसा नहीं था कि गोचंग ये सब कुछ उनके पर्पल मेंशन के लिए कर रहा है, लेकिन इसके बावजूद वो यहाँ से जा नहीं सकती थी और गोचंग उसके साथ कुछ करेगा नहीं, तो वो यहीं पे रुकने का फैसला करती है। अब ये बात हर तरफ फैला दी जाती है कि गोचंग ने पर्पल मेंशन की सेंटेंस को अपने घर के अंदर पाबंदित कर दिया है, लेकिन इसके बावजूद पर्पल मेंशन वालों ने कोई भी रिएक्शन नहीं दिया है। अब इसके बाद हम लोग मुखोटे वालों को देखते हैं, जो कि अपने तीनों चेलों को समझाते हुए कहता है कि तुम तीनों पहली बात तो गधे हो, और दूसरी बात तुम्हें कुछ भी नहीं पता है कि गोचंग क्या प्लानिंग कर रहा है। और वो उन लोगों को बताता है कि गोचंग ने भले ही जियान को पकड़ लिया है, लेकिन इसके बावजूद वो उसके साथ कुछ भी नहीं करेगा, बस ये एक धमकी की तरह है। यहाँ तक कि टियानजुन मेरे जितना शक्तिशाली तो नहीं है, लेकिन उसके पास रियल टैलेंट है, जब तक
वो कल्टीवेट करता है वो लगातार ब्रेक थ्रू करता जाएगा। पर्पल मेंशन का हमेशा से ही बहुत बड़ा एम्बिशियस रहा है कि वो खुद को बढ़ाना चाहते हैं और टियानजुन उनकी उम्मीद है, इसीलिए वो आसानी के साथ गिव अप नहीं करेंगे। इसके अलावा गोचेंग ने बड़ी जल्दी से लोगों को पकड़ तो लिया बिना आगे के बारे में सोचे हुए, इसीलिए तुम लोग ये बात हमेशा याद रखना कि कुछ भी बड़ा करने से पहले हमेशा फ्यूचर के बारे में सोच लेना, तभी आगे तक जाओगे। अब इसके बाद हम लोग इंग्यू को देखते हैं और उसका सर्वेंट उसे कहता है कि दोनों प्रिंस मारे जा चुके हैं, अब वो लोग आगे क्या करेंगे। वहीं पे इंग्यू आगे से कहते हैं कि गोचेंग ने उसे बताया था कि टियानजुन ने डिमोनिक सक्सेसर के साथ हाथ मिला लिया है और ये काफी ज्यादा गुस्सैल बात है कि पर्पल मेंशन अभी भी टियानजुन को बचाने की कोशिश कर रहा है, यहाँ तक कि वो टियानजुन को बचाने के लिए उनके खिलाफ भी जाने वाला है, इसीलिए बेशक वो लोग कदम आगे बढ़ाएंगे और उन्हें अच्छा सबक सिखाएंगे। अब इसके बाद हम लोग जियान को देखते हैं जिसे दुख हो रहा था कि वो सावी को बचा नहीं पाई, इसीलिए वो फैसला करती है कि उसे टियानजुन को ढूंढना पड़ेगा ताकि वो गोचेंग की मदद कर सके। उसी टाइम पे उसका नीला तोता उसे बताता है कि सामने की तरफ एक ट्रेजर है, लेकिन जियान उस तोते की बेइज्जती करते हुए कहती है कि मैंने तुम्हें इंसानों को ढूंढने के लिए कहा था, ट्रेजर्स को नहीं। मुझे ये नहीं चाहिए, मुझे कोई फर्क नहीं पड़ता है। मैंने तुमसे कहा है कि तुम इंसान ढूंढो, डिवाइन हर्ब मेरे लिए कोई मायने नहीं रखती हैं। जिसपे उसका तोता उसे बताता है कि वो खास चीज है, तो हमें जियान से पता चलता है कि वो स्टार फायर सीड है जो काफी ज्यादा कमाल का ट्रेजर है, तो जियान उसकी तरफ जाने लगती है। अब इसके बाद हम लोग वहाँ पे वोया को देखते हैं जिसने ये जाल बिछाया हुआ था और वो जियान को देखते हुए सोचता है कि इसे बहुत जल्द ही इसके असली कैरेक्टर के बारे में पता चल जाएगा, जिसके बाद हम एक दूसरे को जान जाएंगे। लेकिन मैं फोर्सफुली इसे ये पानी पिलाना नहीं चाहता हूँ, मुझे सबसे पहले टियानजुन से बात करनी पड़ेगी, मुझे सबसे पहले उसे परेशानी से बाहर निकालना पड़ेगा, इसके बाद हम चारों की मुलाकात दोबारा होगी। और इसी के साथ ये एपिसोड यहीं पे खत्म होता